कि अपने हौसलों से साबित करो कि जिंदा हो तुम, सिर्फ सांस लेने का नाम तो जिंदगी नहीं होता। तो सवाल तो ये है कि सर कि फिर तो जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्राणी हैं, सांस तो हम सब ले रहे हैं। हाँ, सही तो बात है। उनमें और इंसान में कोई तो अंतर होगा, और अगर वो अंतर है तो फिर हमें वो साबित करना पड़ेगा कि ये अंतर है उनमें और हम में। और हमें जिंदगी को इस अंदाज में जीना पड़ेगा कि सिर्फ सांस लेने से तो जिंदगी नहीं कहलाई जा सकती। कुछ तो हम वैल्यू ऐड करें, कुछ तो हम इस दुनिया में आए ऐसा करके जाएं कि कोई हमारे कंट्रीब्यूशन को, हमारी वैल्यू को, हमारी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को याद रखे। तो फिर मैंने इस किताब को लिखा। जी जी जी। तो मैं सर शुरुआत इस चीज से करना चाहूंगा कि भगवत गीता में एक रेफरेंस दिया गया है जी, जहां पर ये बोला गया कि फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा, फल की चिंता कर्म मत कर, किए जा, फल की फल की चिंता इच्छा मत करो। जी 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 और आपने अपनी किताब में भी इसके बारे में डिस्कस किया है। जी। और हम मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करते हैं कि जो अल्टीमेट एम आपका क्या है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो माइंड में होना चाहिए। जी जी। तो लोग ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवत गीता में क्या है और ये क्या है। सर किसने कही ये बात कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर? भगवान श्री कृष्ण ने। करेक्ट। इस पृथ्वी पर जितने भी भगवानों ने जन्म लिया है, 16 कलाओं के ज्ञाता, क्या कृष्ण भगवान को हम सिर्फ भगवान मानते हैं? कृष्ण भगवान तो दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट हुए हैं, सबसे बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं, सबसे बड़े मैं कहता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर कृष्ण भगवान हुए हैं। मनुष्य के मन को कृष्ण भगवान से ज्यादा कोई जान सकता है सर? बिल्कुल। और मैं अपने क्लोज सर्कल में पूछता हूँ कि दिल पे हाथ रख के बताओ, कृष्ण भगवान ऐसा बोल सकते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर? क्या वो ह्यूमन ब्रेन को नहीं जानते थे? क्या वो ह्यूमन इमोशंस को नहीं जानते थे? क्या प्रैक्टिकली ऐसा संभव है सर कि मैं कर्म करूं और फल की चिंता ना करूं? नहीं। मैं कहता हूं कृष्ण भगवान भी ऊपर ये सोचते होंगे कि यार मैंने कहा क्या था और तुमने मेरी बात का मतलब क्या निकाल दिया। इस पूरे सेंटेंस में सर एक वर्ड था जो कृष्ण भगवान ने कहा था, जो मैं मानता हूं और जो हम मिस कर गए। वो वर्ड है सर वाइल। इंग्लिश में एक वर्ड होता है वाइल। जैसे कहते हैं ना, डोंट टॉक वाइल ईटिंग। करेक्ट। खाना खाते समय बात ना करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि बात ना करें। करेक्ट। उन्होंने कहा खाना खाते समय बात ना करें। डोंट यूज मोबाइल वाइल राइडिंग। बाइक चलाते समय मोबाइल ना चलाएं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मोबाइल ना चलाएं। उन्होंने कहा था कि कर्म करते समय चिंता मत करना। जिस समय एग्जाम दे रहे हो उस समय ये चिंता मत करना कि फेल होऊंगा या पास, नहीं तो फेल हो जाओगे। पर पूरी साल तो चिंता करना जब पता है कि 1 साल बाद एग्जाम आने वाला है। तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि 1 साल भी फिक्र ही ना करो, टेंशन ही, चिंता ही ना करो। तो हम लोगों ने वाइल को हटा दिया और हमने कह दिया कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। मैं कहता हूं जी, कर्म करते समय, पर उस समय मत चिंता करिए, पर उससे अलग चिंतन भी करिए, सोचिए भी, प्लानिंग भी करिए। और जो आपने कहा कि दिमाग में तो बिल्कुल ही रखिएगा, डेफिनेटली रखिएगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि इंसान कर्म करे और फल की चिंता ना करे। हमने कई शानदार चीजों को हम लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मतलब मेरा ये मानना है। और उसका नुकसान ये है कि सर आज हम उनके कॉन्सिक्वेंसेज को झेल रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ सर, अगर लोग मान पाए और इस बात को सहमत हो कि कर्म करिए और करने से पहले उसकी चिंता भी करिएगा, करते समय उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। आप कभी नोटिस कीजिएगा सर कि कई ऐसी चीजें जो इंसान की जिंदगी को बेहतर बना सकती थी या बदल सकती थी, बड़ी चालाकी के साथ हमें उन्हें करने से रोक दिया जाता है। और इस सेंटेंस के पीछे भी भाई श्री कृष्ण भगवान ने तो जो कहना था वो कह दिया, पर हमें भगवान जी ने तो बताया नहीं, हमें तो लोगों ने बताया ना। और मैं कहता हूं उन्होंने जानबूझ के वाइल हटाया इसमें से। उन्होंने ये कह दिया कि ताकि हम लोग अपनी चीजों को प्लान ही ना करें, हम अपनी चीजों के बारे में चिंता नहीं करना छोड़ दें और बाद में रिजल्ट मिलना है ही नहीं। कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में, ताकि हम वो काम एक्चुअल में ना कर पाए, उससे कैसे रोकें? अब डायरेक्ट मना कर दें तो हम मानेंगे नहीं। अच्छा। अब मैं बताता हूँ ट्रैपिंग होती क्या है सर, वैसे बताता हूँ। मैं अक्सर पूछता हूँ सर, आप भी हो सके तो मुझे बताइएगा। अच्छा मुझे बताइए सर, एक कि कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? तार चाहिए होता है, वायर चाहिए होता है। सर कपड़े सुखाने के लिए धूप चाहिए। अच्छा क्या? अब बताइए तार का क्या रोल है कपड़े सुखाने में? अगर इस धरती पे कपड़े सुखाने में सबसे लीस्ट किसी चीज का रोल है तो तार का है सर। भाई तार की जगह बेड पे डाल दो तो भी सूख जाएंगे, रेलिंग पे डाल दो तो भी सूख जाएंगे, मैं कहता हूं घास पे डाल दो तो भी सूख जाएंगे। पर जैसे ही मैंने आपके सामने यूं किया तो मैंने आपके दिमाग में क्या डाल दी? रस्सी या तार डाल दी। ऐसे हजारों तार हमारे दिमाग में डाल दिए गए सर। और मैं 2-3 एग्जांपल देके बताता हूं सर कैसे डाल दिए। दरअसल वो चाहते ही नहीं थे कि हम वो काम करें जिनसे हम कामयाब हो सके, पर रोका कैसे उन्होंने? अब चालाकी देखिए सर। पॉजिटिव बात करने से और पॉजिटिव सोचने से, अच्छा बोलने से, सकारात्मक बोलने से इंसान तरक्की कर सकता है या नहीं? हाँ बिल्कुल। खुश रह सकता है या नहीं? रह सकता है। और उन्हें मालूम था कि वो रह जाएगा। फिर उन्होंने पता है हमें कैसे रोका कि कभी भी अपनी खुशियों और अच्छाइयों को किसी को बताना मत, वरना नजर लग जाएगी।
अब वो डायरेक्ट अगर हमसे आके बोलते कि पॉजिटिव मत बोलना तो हम मानते नहीं, तो उन्होंने हम इतनी चालाकी से पॉजिटिव बात करने से रोक दिया कि अब हमें क्या लग रहा है वो हमारा भला चाह रहे हैं, और हमने क्या करना शुरू कर दिया, अपने दुखों की बात करनी शुरू कर दी, टेंशन की बात शुरू कर दी, क्योंकि दिमाग में तो क्या चल रहा है, अगर अच्छी बात की तो इनको क्या लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मैं 2-3 चीज और बताता हूं सर। हम सब ने पिछले कई सालों में एक डायलॉग सुना है कि कभी भी रिश्तेदारों से और दोस्तों से पैसे मत लीजिएगा। आप इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं सर? मैं बताता हूँ क्या है। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि ये आपस में दोस्त और रिश्तेदार मिलके एक दूसरे की सपोर्ट करके कामयाब हो सकते हैं। ये कोई स्टार्टअप शुरू कर लेंगे, ये कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे, ये कामयाब हो जाएंगे, तो यार इन्हें रोकें कैसे? तो उन्होंने कहा कभी दोस्त और रिश्तेदार से पैसे मत लीजिएगा। तो मैं कहता हूँ फिर मुझे दुश्मन पैसे देगा? सही बात है। पर हमारे दिमाग में क्या रस्सी डाल दी गई कि दोस्तों से और रिश्तेदारों से सर मैं कई बार सोचता हूँ जब अकेले, कि बीइंग अ थिंकर या बीइंग अ मतलब ट्रेनिंग में होने के नाते मैं सोचता हूँ सर, भारत जैसे देश में जिसमें आज तक एक भी बिटिया की शादी बिना किसी रिश्तेदार की सपोर्ट के नहीं हुई। बिल्कुल सही। किसी के मामा जी ने 20,000 की मदद की होगी चुपके से, किसी के फूफा जी 40,000 दे गए होंगे, 2-1 दोस्तों ने भी आके कुछ मदद की होगी। उस देश में पिछले 40 साल से 30 साल से डायलॉग चल रहे हैं कि रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्तों से मदद मत लेना। भारत जैसे देश में सर होम लोन तो सर ये साल 1.5 साल 10 साल पहले आए, 20 साल 15 साल पहले आए हैं। भारत जैसे देश में जिसमें आज तक एक भी मकान किसी भी रिश्तेदार की मदद के बिना मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सर, अगर 90% ने मकान बनाया है तो किसी ना किसी रिश्तेदार या दोस्त ने उसकी सपोर्ट करी फाइनेंशियल। और उस देश में ये डायलॉग चल रहे हैं कि दोस्त किसी के नहीं होते, रिश्तेदार किसी के नहीं होते। भारत जैसे देश में जहां हॉस्पिटल में अगर कोई परिवार का मेंबर एडमिट हुआ तो गारंटी से किसी ना किसी ने फाइनेंशियल मदद करी होगी, मेडिक्लेम तो अब आया है सर। और उस देश में पिछले 25-20-30 साल से एक तार डाल दिया गया कि रिश्तेदार और दोस्तों से पैसे मत मांगना। उन्हें मालूम था कि ये लोगों के पास अब आइडियाज आ चुके हैं, केवल इन्हें पैसे की दिक्कत है, और अगर पैसा भी आ गया तो उन्हें लगा कैसे रोकें, तो उन्होंने ये तार डाल दिया सर। ऐसे ही मैं पैसे के लिए भी बोलता हूं कि लोगों को मालूम था कि पैसा अगर ये कमा गए तो ये कामयाब हो जाएंगे, तो पैसे के बारे में भी क्या दिमाग में बैठा दिया गया कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा ऐसा है, पैसा वैसा है। गलत धारणा। सेम धारणा जो है सर, वो उस लाइन जो कृष्ण भगवान ने ऐसी लाइन कही थी जो हमारी जिंदगी बदल सकती थी, और उन्हें मालूम था कि अगर ये गीता का सही ज्ञान जान गए तो भाई साहब ये तो फिर तो मतलब, उन्होंने कहा था कि करते समय चिंता मत करना, इन्होंने समय काट दिया, उन्होंने कहा फल कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। अब किस बच्चे से मैं कह दूं कि बेटा बोर्ड एग्जाम्स दिए जा, बस ये मत सोच के पास हो जाऊंगा, किससे मैं कहूं कि इंटरव्यू देने जा, पर ये मत सोचना कि मेरी जॉब लग जाएगी। अब किस, और इसलिए हमारा जो यूथ है सर फिर वो क्वेश्चन करने लगता है कि बोले यार ये कौन सी बात हुई कि हम कर्म करें और फल की चिंता ना करें, ऐसा कैसे संभव है? और इसलिए लोग फिर धीरे धीरे धर्म से या अच्छी चीजों से कटने लगते हैं। बिल्कुल सही। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसका सही मैसेज वहां तक जाए। वक्त का या किस्मत का कितना बड़ा रोल है? तो हमेशा मानता हूं कि वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, और उसको हालात नहीं छोड़ेंगे, खुद को हालात पे जो छोड़ेगा। सारा खेल ही तो टाइमिंग का है सर दुनिया में। आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी सर, पुरानी हिंदी फिल्मों में एक सीन होता था कि किसी को गोली लगी और उनको डॉक्टर हॉस्पिटल लेकर गए, और अचानक अंदर से डॉक्टर साहब आकर बोलते थे कि सॉरी हम उन्हें बचा नहीं पाए। अगली लाइन क्या होती थी सर कि अगर आप इन्हें थोड़ी देर पहले ले आते तो हम इनकी जान बचा सकते थे। मेरा सवाल, अब मैं इस सीन के बाद लोगों से पूछता हूं कि इस इंसान को किसने मारा? अगर इसे गोली ने मारा है तो फिर डॉक्टर साहब ये क्यों बोल रहे हैं कि थोड़ी देर पहले ले आते तो हम इनकी जान बचा लेते? गोली तो थोड़ी देर पहले भी इनके अंदर थी। इसका मतलब इन्हें गोली ने नहीं मारा, इन्हें मारा है वक्त चूक जाने से। अफसोस ये होता है कि हम सब वक्त चूक जाते हैं, हम टाइमिंग पे काम नहीं करते। सवाल काम का नहीं है, सवाल है सर हमने टाइम पर किया या सारा खेल टाइमिंग का है सर। सारा यूथ मेरे पास आके बोलता सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैंने कहा दोस्त मुझे ये मत बताओ आप मेहनत करते हो, मुझे बताओ टाइम पे करते हो क्या? इट्स ऑल अबाउट द टाइम। कई बार मैं अपने सेशंस में एक उदाहरण दिया करता हूँ सर, लोगों से बोलता हूँ कि भाई या तो मेहनत कर लो वरना मजदूरी करनी पड़ जाएगी। तो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं सर मजदूरी का परिभाषा क्या है? तो मैं ये कहता हूँ सेम काम जब आप वक्त पे कर रहे हैं तो मेहनत है, और सेम वक्त गुजरने के बाद किया जाने वाला सेम काम मजदूरी है। काम सेम ही रहेगा, काम नहीं बदलेगा, पर अब क्या निकल गया? वक्त निकल गया। यूपीएससी का मेरी एज निकल गई, अब मैं इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी हूं तो कुछ भी बन सकता हूं, कलेक्टर तो नहीं बन पाऊंगा मैं। करेक्ट। सारा खेल किसका है कि क्या निकल गई? इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग। टाइमिंग कितना महत्वपूर्ण होता है। 2 लड़कियों के बच्चे हुए सर, बेटे हुए, बेटी हुई, बच्चे हुए 2 लड़कियों के। एक के घर में सर खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू बट रहे हैं, और एक के घर वाले उसको डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, घर में कलेश चल रहा है। ऐसा क्यों? एक के यहाँ बच्चा शादी के बाद हुआ है सर, एक के बाद, एक के यहाँ पहले हुआ है।
मुद्दा ये नहीं है कि बच्चा हुआ है, मुद्दा ये टाइमिंग क्या है। हम टाइमिंग की कभी इज्जत ही नहीं कर पाए, हम वक्त की कभी वैल्यू ही नहीं कर पाए। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में एक एग्जांपल दिया करता हूँ सर, कि आपको यहाँ से मुंबई जाना है दिल्ली से, और 4 बजे की आपकी ट्रेन है, आप 4:05 पर स्टेशन पर पहुंचे, आप कितना लेट है सर? बिल 5 मिनट लेट है। 5 मिनट लेट है सर। सर मैं कहता हूँ आप 24 घंटे लेट है। आपका पर्पस, आपका मकसद स्टेशन पे जाना थोड़ी है। करेक्ट। आपका मकसद तो मुंबई जाना है, तो ट्रेन तो गई, अब तो 24 घंटे बाद आएगी। और मैं ये कहता हूँ सर, अगर आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे थे तो आप 6 महीने लेट हैं। आप किसी के बर्थडे में जा रहे थे तो आप 1 साल लेट हैं। आप किसी की शादी में जा रहे थे तो फिर तो आप जिंदगी भर के लिए लेट है। और अगर आप किसी की मैयत में जा रहे थे तो आप पूरे जीवन भर के लिए लेट है। जिस दिन हमने इस 5 मिनट को इस एंगल से देखना शुरू कर दिया कि ये 5 मिनट नहीं है, ये सवाल ये नहीं मैं तो बस 5 मिनट लेट हुआ था, सवाल वो 5 मिनट का है ही नहीं, अब आप जीवन भर लेट हैं। तो सारा खेल तो टाइमिंग का है सर। अब मैं आता हूं आपके किस्मत वाले सवाल पर। सर किस्मत का कितना बड़ा रोल है। एक बार मुझसे एक सवाल पूछा गया है सर, कि आप किस्मत को मानते हैं क्या, किस्मत में यकीन करते हैं क्या? अब तो मैंने कहा सर मैं तो किस्मत में बहुत भरोसा करता हूं। बोले सर मतलब आप? मैं किस्मत पर भरोसा करता हूं, मैं किस्मत के भरोसे नहीं रहता। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं ये कहता हूं मैं तो किस्मत को बहुत मानता हूं, और अजीबोगरीब बात देखिए सर, 99% जो किस्मत को मानते हैं वो अगली लाइन ये बोलेंगे मेरी किस्मत बहुत खराब है। कभी भी आप सुनना। अब मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैं अजीबोगरीब बात देखिए कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं मेरी किस्मत खराब है, और फिर उसी खराब किस्मत के भरोसे भी बैठे हुए हैं। मैं एक तरफ तो आपसे क्या कह रहा हूं कि सर मुझे आपसे मिलने आना है, और फिर मैं बोल रहा हूं सर मेरी बाइक खराब है। कि देखो यार, 2 तरह की बस है जो आपको कामयाबी तक पहुंचाएंगे अगर आप मानते भी हो तो। एक किस्मत नाम की बस और दूसरी मेहनत नाम की बस। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आपकी कामयाबी किस्मत नाम की बस छूट गई, मान लिया आपकी बात, ठीक, तो मेहनत नाम की बस में बैठ जाओ। हो सकता है ये थोड़ा लंबा घूम के जाए, हो सकता है किराया ज्यादा ले ले, हो सकता है रास्ते में गड्ढे ज्यादा हो, धचकियां ज्यादा लग जाएं, पर भाई मंजिल पे तो पहुंचा देगी। ये कौन सी बात हुई कि किस्मत वाली निकल गई, मेहनत वाली में हम नहीं चढ़ेंगे। तो रही बात किस्मत की, तो सर किस्मत को मानिए, मानने के लिए माना नहीं है। किस्मत की परिभाषा क्या है सर मेरी नजर में? जो आपके हाथ में नहीं है वो किस्मत। तो जो आपके हाथ में नहीं है उस पर डिस्कस क्या करना, उस पर बात क्या करनी? आप मुझे बताइए सर, क्रिकेट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो होगा? हाँ बिल्कुल, बहुत सर क्रिकेट के मैच में टॉस का कोई रोल होता है या नहीं? टॉस की कोई इंपॉर्टेंस होती है या नहीं? हाँ, कि भाई टॉस जीतेंगे हारेंगे तो उससे भी मैच के रिजल्ट पे फर्क पड़ सकता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, पिच कैसी है, पहले बैटिंग सेकंड होती है सर। करेक्ट। टॉस का बहुत महत्व है। तो विराट कोहली क्या करे, बैटिंग की प्रैक्टिस छोड़ के टॉस की प्रैक्टिस शुरू कर दे? नहीं, टॉस का महत्व जरूर है, पर मैं सारी जिंदगी में टॉस की प्रैक्टिस करता रहूं तो जिस बार टॉस होगी वो मेरे हाथ में थोड़ी है। करेक्ट। तो मैं प्रैक्टिस तो उसकी करूंगा ना जो मेरे हाथ में है। तो मैं ये मानता हूं बेशक टॉस का महत्व है, पर आपके हाथ में तो बैट और बॉल है, तो प्रैक्टिस तो बैट और बॉल की कीजिए। मैं ये कहता हूं सर, जो कामयाबी है, जब लोग पूछते हैं सर किस्मत से मिलती है कैसे मिलती है, तो मैं कहता हूं देखो यार दोस्तों, समझो कामयाबी जो है वो एक रिंग रोड पर खड़ी हुई है। रिंग रोड मतलब सर पूरा जो सर्कल है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं जिसने वो सर्कल पूरा कर लिया उसे कहीं ना कहीं कामयाबी मिल जाएगी। आपने ये सर्कल यहां से शुरू किया, आप राइट साइड से निकले, मैं राइट साइड से निकला, और पता चला जो कामयाबी थी वो हमारे लेफ्ट साइड में 2 फीट खड़ी हुई है। अब इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए, और ये सर्कल 200 किलोमीटर का है, तो मुझे कितना घूम के आना पड़ेगा? 200 किलोमीटर। पर इस बात की गारंटी है, अगर आपने ये राउंड पूरा कर दिया मेहनत से, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी में से मिलने से नहीं रोक सकती। और किस्मत वाला कौन है सर? जिसने शुरुआत ही लेफ्ट से शुरू कर दी, उसे 2 फीट दूर जाकर मिल गई। पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मेहनत वाले को नहीं मिलेगी, बशर्ते कि वो भी राउंड पूरा कर दे। तो कि देखो दिमाग तो अपने में उतना है नहीं जी, उतने इंटेलिजेंट तो हम है नहीं, उतने काबिल तो हम है नहीं जी। एक ही चीज है जिससे हम अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदल सकते हैं, वो है बहुत सारी मेहनत। बहुत सारी, आपने इतना कमाल का वर्ड यूज कर दिया सर, बहुत सारी मेहनत। इसमें तो कमाल की पॉइंट आपने याद दिला दी कि इंसान, हमने भगवान और किस्मत को क्या कर लिया सर। मेरी एक थ्योरी है सर कि भगवान हमारे दोस्त हैं, नौकर नहीं। 90% केस में हमने भगवान जी को रामू काका बना रखा है। हम भगवान ये कहते हैं भाई मेहनत कर, काम कर, हर जगह तेरे साथ चलूंगा, पर यार तुम रामू काका ही बना के बैठे हो मुझे, मतलब मैं ही काम करवाऊं सारे। तो मुद्दा ये है कि जब आप भगवान को जिस दिन आपने दोस्त मान लिया, आप उस दिन समझाएंगे भगवान हर मेहनत में, हर काम में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो सारा खेल बिल्कुल मेहनत के बिना तो कामयाबी मिलनी। मैं तो ये कहता हूं सर इवन की मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरा अपना मानना है सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यक्ष आसव पीते हैं, दैत्य मदरा पीते हैं, भवरे मकरंद पीते हैं, राक्षस खून पीता है, मनुष्य दूध पीता है,
और कामयाबी पसीना पीती है। अगर आपके बस की है तो इसके बारे में सोचिए, वरना किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुढ़क के सोइए। कभी आप नोटिस करिएगा सर कि मतलब ये सिद्ध कर दिया गया है कि पैसा हमें खुश होने से रोकता है, कामयाबी हमें खुश आप ऐसे बहुत सारे वीडियोज नहीं देखते कि एक कपल दिखाया जा रहा है कार में लड़ता हुआ झगड़ता हुआ जा रहा है और एक साइकिल पे दिखाया जा रहा है और हंसते मुस्कुरा, मतलब उनका कहना ये है कि साइकिल पे रहोगे तो मैंने कहा था ना वो ट्रैपिंग सर। अफसोस इस बात का कि सर हम उस ट्रैपिंग में फंस गए। पैसा कमाने से मिडिल क्लास को, आम आदमी को रोका कैसे गया? उनके दिमाग में पैसे के बारे में क्या आइडियोलॉजी डाली गई, क्या थॉट्स डाले गए? पैसे को हम पॉजिटिव मतलब हीरो के तौर पे दिखाते हैं सर, विलेन के तौर पे ज्यादातर। कभी आप नोटिस करना, पैसे के बारे में बात मिडिल क्लास बात कैसी करता है? पैसा हाथ का मेल है, पैसा रिश्तों में दरार डाल देता है, पैसा भाई भाई के बीच में ऐसा कर देता है। तो मैं ये कहता हूँ ये आइडिया, ये थॉट्स आए कहाँ से हमारे दिमाग में? आप कभी पुरानी हिंदी फिल्में देखना सर, आप मुझे बताइए पुरानी हिंदी फिल्म में बड़ा बंगला किसके पास दिखाया जाए? विलेन के पास। सूट बूट में विलेन, लंबी कार विलेन के पास दिखाई जाएगी। सिगार कौन पी रहा? विलेन। और सर हीरो, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, मैकेनिक मिलेगा, गरीब मिलेगा, मजदूर। हमारे दिमाग में ये बात बैठाई गई है कि हीरो बना रहना चाहते हो तो गरीब बने रहो, क्योंकि अमीर बनते ही तो लोग तुम्हें किसके तौर पे देखना शुरू कर देंगे। और फिर मैंने कहा है हम तो डायलॉगबाज लोग हैं, फिर हम डायलॉग मारते हैं, हमने पैसा नहीं इज्जत कमाई। मैं कहता हूँ भाई साहब आपको बनिया 10 रुपए का धनिया उधार नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ है वो इज्जत, हमें मिलवाओ जरा उस इज्जत से, कहाँ है आपकी? तो मैं खास तौर से अपने लोगों से बोलता हूँ कि इस ट्रैपिंग में फंस मत जाइएगा। मेहनत तो करनी, और आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था अभी की, बहुत सारी मेहनत। अफसोस इस बात का होता है सर, आप देखिएगा कभी नोटिस करना, जो ये कहेंगे मेरी किस्मत खराब है, तो मैं कहता हूँ कायदे से तो आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। हाँ सही बात है, करेक्ट। आप कभी नोटिस करना सर, क्लास में 2 बच्चे, एक कमजोर एक होशियार, बताइएगा मुझे क्लास में टाइम पे कौन सा आता होगा? टाइम से कौन आता है? होशियार। होमवर्क पढ़ाई ध्यान से पढ़ता कौन सा होगा क्लास में? घर जाके होमवर्क कौन सा करता होगा? एग्जाम की तैयारी 4 महीने पहले कौन करता होगा? तो फिर वो होशियार है, तो इसमें उसकी कौन सी बात है, आश्चर्य की कौन सी बात है? ये सारे काम किसको करने चाहिए थे? कमजोर को। अगर आपकी कमजोर है किस्मत, आपकी किस्मत खराब है, तो कायदे से तो आपको 2 घंटे की जगह 4 घंटे मेहनत करनी चाहिए थी, पर आप नहीं करेंगे। एक्चुअली अब हम उस किस्मत को बहाने के तौर पर टूल पे यूज करने लगे। और मैं लोगों से अक्सर बोलता हूँ कि देखो लाइफ आपके बिल्कुल आसानी से बहाने बना सकते हो आप, बस मेरी एक बात याद रखिएगा, एक्सक्यूज एंड सक्सेस कांट वॉक टुगेदर। लाइफ आपके बिल्कुल बहाने बनाओ, पर मेरी एक बात को ध्यान में जहन में बैठा लीजिएगा, जिसने एक बार जिंदगी में बहाने बना लिए फिर वो जिंदगी में कुछ नहीं बना पाएगा, न मकान, न दुकान, न करियर, न फ्यूचर। तो ये हमें तय करना पड़ेगा। बहुत सही, बहुत सही। और क्योंकि इसी से कनेक्टेड वो सवाल टाइमिंग वाला था सर, तो मैं तो लोगों से हमेशा कहता हूं कि देखिए सुधरना तो पड़ेगा, बदलना तो, ये समझना तो लास्ट में पड़ेगा सर, बिना मेहनत के काम नहीं चलना। पर अफसोस इस बात का कि आप वक्त पे समझेंगे या नहीं समझेंगे। सुधरना तो इस धरती पे सर इंसान पैदा नहीं हुआ जो सुधरे ना। सवाल बस इतना है कि आप वक्त से पहले सुधरे या वक्त के बाद। एक जंगल में सांप रहा करता था, तो सांप आपने देखा होगा सर ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता है जी। तो कुत्ते बिल्ली शेर सब ने कहा भाई सीधा चला करो, ऐसे चलने में तो बहुत टाइम लगता है। बोले नहीं मेरी तो ऐसी आदत है। तो बोले यार ये तो खराब आदत है, इसको सुधारो। बोले नहीं मेरी तो आदत है। अरे बोले तो गलत आदत है ना, सुधारो इसको। बोले मेरी तो आदत है। खैर जंगल में सर एक बार आग लग गई। जब आग लगी तो तमाम जानवर तो सीधे भगे, तो वो तो निकल गए। सांप भाई साहब लहर के चल रहे थे, टाइम लग गया, वहीं जल के मर गए। 4-5 दिन बाद सारे जानवर वापस आए, तो अचानक बंदर की नजर पड़ी सांप की राख पर। तो हमने वो डायलॉग सुना है ना, जलने के बाद तो चीजें सीधी हो जाती हैं। तो बंदर की निगाह पड़ी सांप की राख पे, बिल्कुल सीधी पड़ी थी। बंदर एकदम हंस के बोला, हैं अब सीधे होने का क्या फायदा, सीधा होना था तो। मैंने आज तक इंसान ही नहीं देखा सर जो सीधा ना होता हो। आपको बस इतना तय हो करना है, सब कुछ लुटाकर सब कुछ बर्बाद करने के बाद सुधरोगे या पहले सुधर जाओगे। का वर्षा जब कृषि सुखानी, का होए बाद पुनी पछतानी। खेती सूखने के बाद सर अकल आ भी गई, तो अब इस अकल का होगा क्या? कि मैनिफेस्टेशन है भाई है। किसी ने कहा भाई सर पृथ्वी गोल है, इसे हम कैसे मान लें? मैंने कहा 2 तरीके हैं, या तो गैलीलियो की मान लो, शायद गैलीलियो जी ने कहा था, या तो गैलीलियो की मान लो। मैंने कहा वरना भाग के एक बार नाप के आ जा। मैं कहा देख ले, तुझे जो समझ में आता हो वो वाला काम तू कर ले। तो मुद्दा ये है कि सर समझ में तो हमें सब आएगा, आप किस तरीके से समझना चाह रहे हैं, सारा खेल इस बात का। पता सबको सब है। मेरा तो जीवन में ये मानना है सर, पता सबको सब है। और गूगल के टाइम में आप ज्ञान की तो ये कह ही नहीं सकते। ज्ञान की तो कमी है ही नहीं सर। पहले ट्रेनिंग का जो पर्पस था वो था स्किल्स सिखाना। अब है सर विल इशू, अब स्किल्स की समस्या है ही नहीं। एक बारीक एग्जांपल है, आप उसको समझिएगा। आई कैन नॉट
स्पीक इंग्लिश। तो सर इसमें से क्या निकाल दिया जाए कि उनको सॉल्यूशन मिल जाए? इस पूरे में से क्या वर्ड निकाल दिया जाए? आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, नॉट निकाल दें सर। मैं कहता था यही गड़बड़ है। अब समझना सर जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं, सेंटेंस सुनिएगा सर। आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। इस सेंटेंस को सुन के बताइए सर, क्या मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं? आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ, क्या मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं सर? अगला सेंटेंस सुनिएगा और सर जवाब दीजिएगा। आई कैन अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ, अभी भी कमा रहा हूं क्या? नहीं। अगर कमा रहा होता तो मैं बोलता आई अर्न 2 लाख रुपीज। मैं हमेशा कहता हूं सर इसमें से नॉट नहीं, इसमें से कैन निकलना है। कैन निकलना है राइट। कैन तो हम सब कर सकते हैं। मैं लोगों से पूछता हूं कैन यू डू योगा? इसमें कौन से? यस सर। यस। अगला सवाल, डू यू योगा? नो सर। कैन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस। इसमें कौन सी डिग्री करनी है? करेक्ट। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? कैन यू रीच ऑन टाइम? यस। डू यू रीच ऑन टाइम? नो। कैन यू टॉक पोलाइटली? यस। डू यू टॉक पोलाइटली? नो। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम नॉट की है ही नहीं सर। हमारी जो प्रॉब्लम है सर वो कैन की है। आता हमें सब कुछ है, अब ऐसा कोई काम नहीं बच रहा सर जो लोगों पे। और देखिए कामयाबी आप क्या कह रहे हो सर कि भाई मन मन में ये बोल लो कि भाई ये हो जाएगा कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब अगले वाले का सवाल, सर ऐसा बोलने से मिल जाएगा क्या? मैंने कहा ऐसा ना बोलने से मिल रहा था क्या? मतलब हम उस बात की टेंशन ले रहे हैं, लोगों के सवाल देखिए आप। लोग हमसे पूछते हैं, मैं कहता हूं बी हैप्पी। सर क्यों रहे? मैंने कहा दुखी क्यों हो उसका कारण बता दो। दुखी भी तो तुम आत्म स्वावलंबी हो रहे हो दुखी के मामले में भी, ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण तो है नहीं। हमें हर अच्छा काम करने के लिए रीजन चाहिए, और हम सारे फालतू के काम बिना रीजन के कर रहे हैं सर। तो मेरा पॉइंट तो ये है कि भाई आप लोग तो काम तो हमें सबको मालूम है कि समस्या पता हमको सब है, अब प्रॉब्लम क्या है सर उसका कारण बताता हूं। मैं आई वाज स्टेइंग इन अ होटल, और सर बारीक उदाहरण बहुत कम, मैं रेयरली 1-2 जगह ही मैंने शेयर किया होगा इवन पॉडकास्ट पे, तो क्योंकि इसको समझने वाली ऑडियंस चाहिए, और मुझे मालूम है जो अमित सर की ऑडियंस है अब तो ईश्वर की कृपा से हमारी हुई। एक लड़का सर होटल में रुका हुआ था, मैं भी वहां रुका हुआ था। तो मैं जैसे ही होटल से नीचे आया तो मैं देखता हूँ वो लड़का कुछ ढूंढ रहा है, रात का टाइम था। तो मैं भी खड़ा था, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया क्या हुआ? बोले सर मेरी अंगूठी खो गई, सोने की थी। और मुझे लगा यार इसका तो बहुत नुकसान हो गया। बारीक उदाहरण सर सुनिएगा। तो मैं भी ढूंढवाने लगा, हमें 5-7-10 मिनट हो गए सर ढूंढते। तो नहीं मिली। तो मैंने कहा यार कुछ आइडिया है किधर गिरी थी? सर वो मेरा हाथ पकड़ के 100 मीटर दूर लेके गया। बोले सर यहाँ गिरी थी। मैंने कहा फिर तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, फिर वहां क्यों ढूंढ रहा है? सर जवाब सुनिएगा। बोला सर यहाँ अंधेरा है ना, वहां उजाला है ना। उसको अच्छी तरह मालूम है कि अंगूठी वहां मिलनी नहीं है क्योंकि वहां गिरी नहीं है, पर क्योंकि वहां ढूंढना आसान है, वहां लाइट है, तो उसने वहां ढूंढना शुरू कर दिया। यहां ढूंढने में थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर उसको अच्छी तरह मालूम था कि अंगूठी तो यहीं मिलेगी। सबको मालूम है सर कामयाबी तो मेहनत से मिलेगी, सबको मालूम है मुश्किल काम करने से ही आएगी, सबको काम है चैलेंज तो फेस करने पड़ेंगे, चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, पर हम आसान जगह ढूंढ रहे हैं। और फिर उस आसान जगह पर ढूंढ के 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद क्या बोलेंगे? अरे यार अंगूठी नहीं मिली। मैंने कहा तुम्हें मालूम था कि यहाँ मिलेगी ही नहीं, पर क्या करें? हम लोग आसान काम करने, या मैं कह रहा हूँ हम आसान ढूंढ रहे हैं चीजें। अब वो मेहनत तो सर करनी तो पड़ेगी, तो पता सबको है सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सवाल ये कि आप कहा तो ये जाता है सर कि इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं। मेरा उल्टा मानना है सर। आज के युग का इंसान अगर सबसे ज्यादा झूठ किसी से बोल रहा है तो वो खुद से बोल रहा है। उसको अच्छी तरह मालूम है कि अपनी बर्बादी का कारण मैं खुद हूं। मतलब अपने आप से क्यों झूठ बोलने जा रहे हैं? चलो मैं मान भी लूं किसी और की वजह से बर्बाद है, पर इस सेंटेंस का मतलब तो यह है कि बर्बाद हैं। एक बार उठिए, एक बार कोशिश करिए, एक बार तो ट्राई मारिए। मतलब जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है सर। हम बुक की किसकी बात कर रहे हैं? बॉर्न अगेन। क्योंकि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, कोई तो अंतर होना चाहिए इंसान में। और कब तक हम ये कहते रहेंगे कि जी दुनिया ऐसी, लोग ऐसे, चुनौतियां, ऐसा हो गया था जी, वैसा हो। चलो मान ली सारी, अरे उठो यार, एक बार जोर का रैप्टा मार के देखो, सारे भग जाएंगे ये। पर आप उठो तो सही। मुद्दा ये है सर बहुत। लेकिन जो आपने बात की थी कि एक तो वक्त से सब कुछ करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत बिजी, उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में कहीं नहीं है। 2 एक्टिविटी बताऊंगा सर, दोनों एक जैसी लगेंगी आपको। 2 शब्द हैं, भागना और दौड़ना। दोनों सेम है? बिल्कुल हाँ। मैं कहता हूं नहीं, दोनों सेम नहीं है सर। दोनों में जमीन आसमान का, जमीन आसमान, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, जमीन आसमान का अंतर है सर। बताता हूं क्या। कुत्ता पीछे पड़ ले, कुत्ता हमारे पीछे भागे, तो हम उस समय दौड़ते हैं या भागते हैं? भागते हैं। पुलिस लाठी चार्ज कर दे तो हम क्या करते हैं सर?
भागते हैं, भागते हैं। लेकिन सब सुबह सुबह जब हम ग्राउंड में जाते हैं शूज पहन के और ट्रैक सूट पहन के, तब दौड़ते हैं। दौड़ने जाते हैं। क्या अंतर है सर? जब एक्टिविटी करते समय आपके दिमाग में उसका पर्पस क्लियर है कि ये जो मैं दौड़ रहा हूं, इससे मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे फिटनेस चाहिए, मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। जब आपको उस एक्टिविटी का पर्पस और उद्देश्य क्लियर है, दैट इज कॉल्ड दौड़ना। जब आपको पता ही नहीं है मैं भगा क्यों। आप कभी भी देख रहे हैं भागने का मतलब भी क्या होता है? कुत्ता कभी हम क्या कहते हैं, और यार मेरे पीछे कुत्ता भाग लिया, भागा क्यों? क्योंकि कुत्ते को एक्चुअली ये नहीं पता मैं भाग क्यों रहा हूं। जब आपको ये नहीं पता कि मैं क्यों भाग रहा हूं, इस काम को मैं कर क्या रहा हूं, दैट इज कॉल्ड। दोनों में काम सेम है सर। एनर्जी, अच्छा अजीबोगरीब बात बताता हूं सर, भागने में सेम एनर्जी लगेगी, दौड़ने में भी सेम एनर्जी लगेगी। भागने में भी सांस फूलेगी, दौड़ने में भी सांस फूलेगी। भागने में भी आपको पसीने आएंगे, आप तरबतर हो जाएंगे, दौड़ने में भी आप तरबतर हो जाएंगे, पर दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर आएगा। भागने का आपको एक्चुअली पता नहीं है मैं क्यों भगा हूं। भागने के बाद अपने आप को डरा हुआ महसूस करेंगे आप, भागने के बाद अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे आप, भागने के बाद अपने आप को कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे, दौड़ने के बाद अपने आप को आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, दौड़ने के बाद अपने आप को आप हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन भागना। तो वो जो बिजी हैं उन्हें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि मैं भाग रहा हूं या मैं दौड़ रहा हूं। और इसके लिए थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा सर। अगर हमने ठहर के पूछ ली, एक्चुअली सर समस्या क्या आ रही है, हम ठहर नहीं पा रहे। वो जो बिजी और प्रोडक्टिविटी, हमें लग रहा है कि अगर मैं रुक गया ना तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा। ये जो आप ठहर के थोड़ा सा एवेल्युएट करोगे, ठहर के थोड़ा सा सोचोगे, वो जो 5 मिनट आप सोचने और ठहरने में लगाओगे, वो आपकी जिंदगी के 5 साल बचाएंगे। पर हमें ऐसा लग रहा है भागते रहो भागते रहो। सर कभी कभी ठहरना और थोड़ा सा पीछे हटना इसलिए जरूरी होता है। मैं बड़े घरेलू से एग्जांपल देता हूँ हमेशा। आप कभी देखिएगा कोई पोछा लगा रहा है, उस पोछा लगाने वाले को थोड़ी पता चल रहा है कहाँ गंदगी रह गई, पर पीछे मम्मी खड़ी होती है साथ, वो क्या बोलते हैं, बेटा वहां धूल रह गई, और वो धूल के बिल्कुल पास है पर उसे नहीं से दिख रहा। आप कभी पेंट कीजिएगा दीवार को, आपने सही किया या नहीं ये देखने के लिए आप कभी नोटिस करना, आप 4-5 कदम पीछे आते हैं, फिर देख अच्छा यहाँ रह गया। ज्यादा पास होने से आपको दिखना भी बंद हो सकता है। आपके पास एक किताब रखे सर, इसको पढ़ सकते हैं क्या आप? इसका टाइटल क्या है सर? बॉर्न अगेन। अब इसी को बिल्कुल आंखों से लगा लीजिए सर, पढ़ के दिखाइए, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि कभी कभी आपको ठहरना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा पीछे हटना जरूरी है, और लोग ठहर नहीं पा रहे, दिक्कत ही हो रही है। आज के युग में सबको ये डर है कि मैं ठहर गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और मैं कहता हूँ नहीं, आप ठहर गए तो आप इतना आगे चले जाएंगे लोगों से, तो थोड़ा सा इवैल्यूएट तो करना पड़ेगा कि आप भाग रहे हैं या आप दौड़ रहे हैं। इसके लिए एक टूल है सर मेरे पास, कैसे पता चले हम बिजी हैं या प्रोडक्टिव हैं। 4 चीजें दे रहा हूं, होप दे रहा हूं। H मतलब हैप्पीनेस, O मतलब ऑनरशिप कि हाँ यार मेरा काम है, P मतलब पैसा। अब यहाँ पैसे को आप ग्रोथ से जोड़ लीजिएगा। भाई हो सकता है मैं दौड़ने जा रहा हूँ, पैसा तो नहीं देगा, पर दौड़ना मुझे क्या देगा? हेल्थ देगा। दौड़ना मुझे फिटनेस देगा। उस फिटनेस की वजह से मैं अपने फील्ड में क्या कर पाऊंगा, चाहे मैं ट्रेनर हूँ, चाहे मैं टीचर हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे मैं इंजीनियर हूँ, तो अल्टीमेटली वो मुझे क्या कर रहा है, वहाँ हेल्प कर रहा है। H मतलब हैप्पीनेस सर, O मतलब सर ऑनरशिप, P मतलब पैसा, और E मतलब एनर्जी। तो मैं कहता हूं जब आपको अपने काम को करते हुए एनर्जी महसूस हो, लोगों का क्या कहना है, अरे यार आज तो थक गए, हाँ मैं, फिर आपने काम, फिर आप बिजी थे, आप प्रोडक्टिव नहीं थे, फिर आप फोर्सफुली कुछ कर रहे थे, मजा तो आता। आपने तो एक सिंपल सा टूल है सर, HOPE, और अगर ये होप आपको आपका काम नहीं दे रहा है तो फिर आप बिजी हैं, बहुत जल्दी प्रोडक्टिव हो जाइए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और प्रोडक्टिव होने से ही आई थिंक मतलब ग्रोथ तो मिलेगी नहीं है अगर आप सिर्फ बिजी और प्रोडक्टिव नहीं है तो। हाँ सर, एक तो हमारे साथ गलतफहमी क्या हो गई सर, हमें कहा गया एक शब्द इसका पर्यायवाची होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ सर, पानी का पर्यायवाची क्या है सर? तो इंग्लिश हो गई जल, नीर। जल। सर आप कभी शिवलिंग पे या मंदिर जाते हो, या तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं वो जाते होंगे, शिवलिंग पे हम क्या अर्पित करने जाते, क्या चढ़ाने जाते? जल। क्यों सर आपने पानी क्यों नहीं बोला? अगर ये पर्यायवाची है तो आप बोलिए मैं शिवलिंग पे पानी चढ़ाने गया था। आपने आज तक बोला है मैं गंगा से पानी लेके आया हूँ? नहीं। मैं कहता हूँ सर शब्द कभी भी पर्यायवाची होते ही नहीं एक दूसरे के। अब मैं सिद्ध करके बताता हूँ सर, जब आप सूर्य को क्या देते हैं हम सुबह उठकर, जब हम लोटे में लेके जाते हैं, कभी बोला मैं पानी चढ़ाने गया था? जल चढ़ाने गया था। उसका रीजन बताता हूँ सर, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का काम केवल आपकी प्यास बुझाना है या आपके पैर धोना है, शरीर साफ करना है, तब वो पानी है। लेकिन जब उसमें आस्था, विश्वास, भरोसा जुड़ जाए तब वो जल कहलाता है, तब फिर वो पानी नहीं बचता। मैं लोगों से पूछता हूँ बताओ पिता का पर्यायवाची क्या है? लोग बोलते हैं सर जैसे पिता का पर्यायवाची है बाप। मैंने कहा तो किसी रास्ते चलते से उसके बाप का नाम पूछ के देख लेना, आपके बाप का नाम याद दिला देगा। पिता का पर्यायवाची बाप हो ही नहीं सकते। शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची कभी भी होते ही नहीं है सर।
हर शब्द का अपना प्लेस है कि आप यहां शब्द ये यूज कर पाओगे और ये शब्द यहां यूज कर पाओगे। भाई फिर कहां पर्यायवाची हुए। अब मैं आ रहा हूं सर जो उस पर बात की थी बिजी और प्रोडक्टिविटी पे। दो शब्द आपने सुने होंगे सर, जैसे मेहनत, बोलते हैं सर आप मेहनत करो, कई बार आपने सुना होगा संघर्ष करो, और हमें लगता है कि दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों एक ही हैं। मैं कहता हूँ नहीं साहब, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है सर। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा नहीं दोस्त, हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम मेहनत कर। सर ये सुनिएगा, आपको लगेगा कि थोड़ी बहुत हम लोगों ने मैंने कोशिश की है। मैंने कहा नहीं दोस्त, मैं संघर्ष नहीं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। वो बोला भाई दोनों एक ही तो बात है। मैंने कहा नहीं, दोनों एक बात नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बोले सर भैया कैसे? अब सुनिए सर क्या है संघर्ष और मेहनत में अंतर बताता हूं सर। जब आपके काम का आउटकम केवल सर्वाइवल है तब सेम काम संघर्ष है, और जब आपके एफर्ट्स का आउटकम ग्रोथ है तब वो मेहनत है। सिद्ध करके बताता हूं सर। अभी मैं किसी का गला दबाने लगूं सर, उसको गला दबा के मारने की कोशिश करूं और वो पूरी जान लगा दे, पूरी ताकत लगा दे मुझसे बचने में, और मुझे धक्का दे के कोनी मार के और मुझे साइड में कर दे, तो आप क्या क्या बोलेंगे कि इसने पिछले 2 मिनट बहुत मेहनत की? संघर्ष। क्यों सर? मेहनत शब्द क्यों नहीं? वो उसने तो अपनी पूरी जान लगा दी, उसके बावजूद आपके मुंह से ये क्यों नहीं निकला इसने मेहनत की? क्योंकि उसकी इस ताकत और इस पूरे एफर्ट का जो आउटकम है वो केवल जान बची है। आईएएस नहीं बन गया, वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन गया, वो दुनिया का नंबर 1 आदमी नहीं बन गया। तो जो उसने पूरी जान लगाई है ये संघर्ष है। और इतनी ही जान वो ग्राउंड में लगा देता तो वो क्या कहलाती? मेहनत कहलाती। तो मैं जो बिजी और प्रोडक्टिविटी है, लोगों से ये पूछिए, लोग कहते हैं मैं पूरी जान लगा रहा हूं, लगा रहे होंगे। सवाल ये संघर्ष में लगा रहे हो या मेहनत में कर? 90% लोग जो कह रहे हैं मेहनत कर रहे हैं सर, मैं 2 दावे कर सकता हूं, या तो वो गलती से, उन्हें मालूम नहीं है तो वो गलती से संघर्ष कर रहे हैं, और एक दूसरी थ्योरी उस पर थोड़ी देर बाद आऊंगा। अब मैं एक उदाहरण और देता हूं सर संघर्ष और मेहनत का। तो सर 90% लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक ये आइडिया, ये पॉइंट कहां से निकला था सर मेरे दिमाग में? आज से 9-10 साल पहले की बात है। एक आर्टिकल पढ़ा पत्रिका न्यूज अखबार में मैंने, कि राजस्थान में एक गांव है और वहां की महिलाएं बड़ा मेहनत करती हैं, वो सर पे मटके रखकर पानी लाती हैं। तो मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा था। मैंने कहा नहीं सर, ये महिलाएं मेहनत नहीं कर रही, ये संघर्ष कर रही हैं। तो उन्होंने पूछा मतलब? मैंने कहा सर ये महिलाएं अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर जाती हैं, वहाँ से मटके घड़े में पानी भरती हैं और लेकर आती हैं। इनकी अगली पीढ़ी को क्या करना पड़ेगा? इनकी अगली पीढ़ी भी जाएगी 4 किलोमीटर, उससे अगली पीढ़ी भी 4 किलोमीटर। तो मैंने कहा ये तो सारी जिंदगी संघर्ष करेंगी। मैंने कहा पर यही महिलाएं अपने क्षेत्र के एमएलए या अपने क्षेत्र के कलेक्टर के घर के बाहर 25 महिलाएं इकट्ठे होकर भूख हड़ताल पे बैठ जाती ना, तो चौथे दिन गांव में पानी आ जाता, गांव में नल लग जाती, पर और अगली पीढ़ियों को दोबारा ये काम नहीं करने पड़ते। मैंने कहा वो मेहनत है। मेहनत की परिभाषा वो है सर जिसके बाद आपका काम बंद हो जाएगा एक दिन, दैट इज कॉल्ड मेहनत। और जो सारी जिंदगी करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड संघर्ष। तो लोग 90% केस में संघर्ष कर रहे हैं, और उसको नाम किसका देते हैं? मेहनत का। और फिर बोलते क्या है, यार मेहनत कामयाब नहीं हुई। मैंने तो बहुत मेहनत की। और मैंने एक ट्रैपिंग और बताता हूँ सर आज आपको, मुझे याद आ गई ट्रैपिंग के ऊपर। आपने एक डायलॉग सुना, मेहनत के ऊपर सबसे बड़ी टैपिंग क्या है? और ये माफी के साथ, ये हमारी बिरादरी, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बिरादरी ने डाली है ये ट्रैपिंग। पिछले 15-20 साल में एक डायलॉग, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो या लाइफ कोच हो या आम आदमी भी एक डायलॉग मारता है, अरे मेहनत से कामयाबी मिलती ना तो गधा सबसे ज्यादा कामयाब होता। ये डायलॉग तो हम सबने सुना है। मैं पता लोगों से क्या पूछता हूँ सर, मैंने कहा भाई गधे से एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी कि वो एक दिन एंटरप्रेन्योर बनेगा या कलेक्टर बन जाएगा? गधे का काम क्या है सर? बोझ उठाना। बोझ उठाना। तो बोझ उठाने में आपसे कामयाब है या नहीं है? गधा से ज्यादा बोझ उठा सकते हैं क्या हम? तो वो अपने काम में जो उससे एक्सपेक्टेशन की गई है और जो उसका बेसिक जॉब है, बेसिक काम है, तो उसमें तो वो सच में ही कामयाब है। तो आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि गधा कामयाब नहीं होता? भाई गधे को आप बनाना क्या चाह रहे हो? कलेक्टर बनाना चाह रहे हो? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, मोटिवेशनल स्पीकर बनाना चाह रहे हो क्या? गधे से एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई ये सामान को ढो दे, उसमें हमसे बहुत ज्यादा कामयाब है वो। तो ये डायलॉग से बाहर आ जाइए कि मेहनत से कामयाबी मिलती तो गधा भी कामयाब। कहने के लिए कुछ भी अच्छा, कि मेरी जितने तमाम लोग सुन रहे हैं, अगर हो सके तो चेक करिएगा कि कहीं संघर्ष तो नहीं कर रहे। एक और प्रार्थना कर लेता हूं सर अपने तमाम लोगों से, मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं सर, चुनौती, और ये चैलेंज करता हूं मैं आपके पॉडकास्ट में, ऑनलाइन चैलेंज करता हूं सर। आप मुझे एक इंसान नहीं ढूंढ पाएंगे जिसने सच में मेहनत की और वो फेल हो जाए, वो फेलियर हो लाइफ में। मैं चुनौती देता हूं, जो अपने आप को नाकामयाब बोल रहे हैं, मैं कहता हूं उनमें से 90% निठल्ले हैं, पर ग्लोरीफाई कर रहे हैं खुद को नाकामयाब बोलकर। उदाहरण देके बताता हूं सर, ऐसा धरती पे इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने सच में मेहनत की हो और वो कामयाब ना हुआ हो लास्ट में। हो सकता है उस पर्टिकुलर फील्ड में ना हुआ हो, पर फिर जीवन में दो चीजें समझना सर, हो सकता है वो उस पर्टिकुलर फील्ड में ना हुआ हो पर जिंदगी में कामयाब जरूर हुआ होगा। उदाहरण देता हूं सर, कलाम साहब एयरफोर्स का इंटरव्यू देने गए, फेल हो गए, एयरफोर्स में फेल हुए,
जिंदगी में कामयाब हुए, साइंटिस्ट बने, क्योंकि वो क्या कर रहे थे सच में? मेहनत। अमिताभ बच्चन साहब रेडियो जॉकी का इंटरव्यू देने गए, फेल हो गए, पर सच में कामयाब हुए, क्योंकि वो सच में क्या कर रहे थे? मेहनत। सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हुए, पर जिंदगी में कामयाब हुए। मैं लिख के चुनौती देता हूं सर, मैं ऐसे लोग भी बता दूंगा जिन्होंने सच में यूपीएससी की तैयारी करी और आईएएस ना बने हो, पर फिर करोड़ों का ऑनलाइन का कोचिंग का वो चला रहे होंगे, जिंदगी में कामयाब हुए होंगे। ये जो कहते हैं ना हम फेल हो गए, वो एक्चुअली वो मेहनत ही नहीं कर रहे थे, वो निठल रहे थे। और बाद में क्या बोल दिया? तो मैं तो तमाम लोगों से बोलता हूं भाई, मैं नाकामयाबी तो कमानी पड़ती है, फेलियोर भी कमानी पड़ती है। आप अपने आप को बेवजह क्या फेलियोर कह के असली फेलियोर्स का मजाक मत उड़ाइए। अगर आप सच में मेहनत नहीं कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, फिर अपने आप को असफल कहने का आपको कोई भी हक नहीं है। असफलता तो कमानी पड़ती है सर, मेरी नज़र में। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में लोगों से पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ आप कभी पीएचडी में फेल हुए हो क्या? बोले नहीं सर। तो मैंने कहा बधाई हो यार, तुम तो पीएचडी हो गए। अरे बोले सर नहीं। मैंने कहा तुम कभी नीट में फेल हुए हो क्या? बोले नहीं सर। तो मैंने कहा बधाई हो यार, तुम तो डॉक्टर बन गए। अरे बोले सर कैसे बन गया मैं कही फेल नहीं हुए तो बन गए ना। अरे बोले सर मैं तो फॉर्म ही नहीं भरा। तो मैंने कहा सुन दोस्त, फेलियर कमानी पड़ती है। अगर तुमने उसके एफर्ट ही नहीं करे तो झूठ मत बोलो कि तुम फेल हुए हो, तुम तो कहीं लाइन में ही नहीं हो। तो 90% केस में वो लोग जो कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि बहुतायत उनकी ज़्यादा है सर, मेजोरिटी उनकी है, तो वो अपने हिसाब से फिर कहानियां बना लेते हैं, कहानियां सुनाने लगते हैं। तो ये है मुद्दा सर। अमेजिंग सर, अमेजिंग। आप एक बारे में बहुत बार बात करते हो कि तैयार होने के लिए तैयार हो जाइए, टू बी प्रिपेयर्ड। अभी हमने 2 शब्द यूज किए हैं सर, रेडी और प्रिपेयर्ड। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ आर यू रेडी? तो बोलते हैं यस सर। पूछता हूँ आर यू प्रिपेयर्ड? बोलते हैं सर एक ही तो बात है। मैंने कहा नहीं मेरे दोस्त, एक बात नहीं है। बोले सर मतलब कैसे? मैंने कहा जब आप मूवी देखने जाते हो दोस्तों के साथ तो फोन करके दोस्तों से क्या पूछते हो? बोले ये बोलते हैं सर रेडी हो गए क्या। मैंने कहा जब शादी में जाते हो तो घर में वाइफ से या बच्चों से क्या पूछते हो? बोले सर ये पूछते हैं रेडी हो गए क्या। मैंने कहा सर जब पिकनिक पे जाते हो तो क्या पूछते हो? बोले सर रेडी हो गए क्या। पर मैंने कहा जब इंटरव्यू देने जा रहे होते तो क्या पूछते हो? बोले यार प्रिपरेशन हो गई क्या। एग्जाम देने जा रहे होते तो बोले पूछते हैं सर प्रिपेयर्ड हो गए क्या। मैंने कहा दोस्त मस्ती मजाक के लिए रेडी हुआ जाता है, सफलता के लिए प्रिपेयर्ड हुआ जाता है, तैयार हुआ जाता है। तो हम में से 90% लोग रेडी तो हैं, सवाल है प्रिपेयर्ड हैं क्या। अगर आप पहले से तैयारी नहीं करके बैठे हुए हैं तो फिर आप फेल होने गारंटी से। आप कितने भी टैलेंटेड हो। हुआ क्या सर, 7-8 साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त को मैंने फोन किया, रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। मैंने कहा अभी क्या कर रहे हो? बस सोने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा सोने की तैयारी? मैंने कहा सोने में कौन सी तैयारी लगती है? बेड पे लेट जाओ, खाट पे लेट जाओ, सो जाओगे। उस दिन मुझे समझ में आया सर लोग सोने की भी तैयारी कर रहे हैं। और हमारा बच्चा कह रहा है यूपीएससी कर रही है, आईएएस बनना है, तैयारी कहाँ है? बोले सर अभी तो ग्रेजुएशन हो जाएगी तब शुरू करूंगा। मुझे नंबर आप देखिए मैनिफेस्टेशन, आप तो मैनिफेस्टेशन तमाम। मैंने अभी एक सीरीज शुरू करी थी सर, उसमें मैंने कहा आप 2025 में क्या चाहते हैं? मैसेज देके 100 करोड़ रुपए। मैं बिल्कुल एप्रिशिएट करता हूं, मतलब सैल्यूट है, पर उसके पीछे फिर तैयारी भी तो बतानी पड़ेगी। मैनिफेस्टेशन सर एक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारे साथ एक समस्या ये भी हुई है सर कि हम लोगों ने मैनिफेस्टेशन को क्या मान लिया, अब एक्शन करने की जरूरत ना ना ना, वो टिकट तो खरीदना पड़ेगा, ये एक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं है। हम लोग कहना कुछ और चाहते हैं एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन के ना, और हम मैसेज क्या मान लेते हैं कुछ और। एक बार एक बॉस ने बोला कि कल मीटिंग है भाई और सबको टाई पहन के आनी है। तो अगले दिन एक साहब मीटिंग में पहुंचे और जैसे ही एंट्री ली, बोला है पैंट कमीज भी पहनी थी क्या? तो जब बॉस ये बोल रहे हैं कि टाई पहन के आनी है तो इसका मतलब ये निकल रहा नहीं आ गया कि पैंट कमीज। अरे टाई तो एडिशनल है ना। इस सेंटेंस का मतलब ये थोड़ी था कि पैंट शर्ट नहीं पहननी। तो जब हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन करो तो इसमें मैंने ये थोड़ी बोल दिया कि भाई अब एक्शन मत लेना। अब लोग क्या करने लगे सर, क्या सोचने लगते, अच्छा अब मुझे इसका मतलब केवल बैठ के चैंटिंग करनी है, केवल बैठ के मैनिफेस्ट करना है, केवल बैठ के। भगवान जी कहते हैं भाई टिकट तो लो भाई। एक्चुअली हमने सारी नियम सुविधानुसार बनाए हुए हैं। मैंने कहा ना वो आसान तरीका। बहुत सही। एक आदमी को ऐसा लगता था कि हर चीज में भगवान है, कण कण में ईश्वर है, कण कण में। सारे नियम हमने अपने सुविधानुसार बना रखे हैं, कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान है। तो वो एक गली से जा रहा था, उधर से हाथी आ रहा था, पागल था वो हाथी। तो जो महावत होता है वो चिल्लाए हट जा भाई, ये हाथी पागल है, मार देगा, हट जा। बोला नहीं, कण कण में इसमें तो भगवान है हाथी में, और भगवान मुझे मार ही नहीं सकते। बोला वो बड़ा पुजारी था भगवान का। बोले भगवान मुझे मार ही नहीं सकते, हाथी में तो भगवान है। बोले हट जा, मार देगा, पागल है। बोले नहीं भगवान है, इसमें तो मार ही नहीं सकते भगवान तो। बोले हट जा। इतने में तो हाथी ने सूंड में पकड़ के दीवार में दे के मारा, मर गया। हम मरते ही वो तो ऊपर पहुंचा, उसको तो गुस्से में भगवान जी के सामने एकदम खड़े हो गया छोड़ के वो तो, और भगवान से बोले भगवान ये क्या है?
मुझे तो लग रहा था कन-कन में भगवान है, मुझे लगा हाथी में भगवान है, आप मुझे मारोगे ही नहीं, आपने मुझे ऐसे कैसे मार दिया? भगवान बोले बे महावत में भी तो मैं ही था। तुझसे 20 बार कहा तो था हट जा हट जा हट जा। मतलब तू अपनी सुविधा अनुसार मानोगे, तुम्हें हाथी में तो भगवान दिख रहे हैं, महावत में नहीं दिख रहे। मतलब हम सारे नियम अपनी सुविधा अनुसार बना लेंगे और फिर कहेंगे कि सर ऐसा हो गया। रीप्लस करिए, रिप्लेस मत करिए किसी भी चीज को। हाँ जी मैनिफेस्टेशन भी चाहिए, हाँ जी एक्शन भी चाहिए, हाँ जी किस्मत भी चाहिए, सब चाहिए। इनको क्या करते रहिएगा, प्लस करते रहिएगा। और नहीं लगेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर मैंने एक वीडियो बनाई और उसमें ये कहा कि जो मैनिफेस्टेशन है ना, इट्स लाइक एन एप्लीकेशन। क्या आप भगवान को क्या दे रहे हो सर? एप्लीकेशन दे रहे हो। करेक्ट। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आपको छुट्टी चाहिए ऑफिस से और आप मन मन में सोच रहे हो छुट्टी 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 छुट्टी, बॉस को कैसे पता चलेगा? एप्लीकेशन कैसे दी जाती है सर? लिख के, इधर लिख कर या बोलकर, ऐसे तो एप्लीकेशन दोगे आप। हाँ। तो मैंने कहा देखो भाई जो भी मैनिफेस्टेशन है उसके 2 नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। जब तक आपने बोला और लिखा नहीं, वो मैनिफेस्टेशन ही है, मन का फ्रस्ट्रेशन है। फिर मैं उसे मैनिफेस्टेशन नहीं बोलूंगा सर, फिर बोलूंगा मैं मन का फ्रस्ट्रेशन। वो मैनिफेस्ट कब हुआ? अफर्मेशन की शब्द, अफर्मेशन शब्द की हिंदी क्या है सर? अभिव्यक्ति। और इसमें शब्द आया है सर व्यक्ति, और व्यक्ति में भी एक शब्द है सर व्यक्त, एक्सप्रेस। अगर आपने उसे एक्सप्रेस ही नहीं किया, वो अभिव्यक्ति है ही नहीं। तो मैंने कहा भी देखो अगर भगवान से आप कुछ चाहते हो तो आपको बोलना भी पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। तो एक साहब ने वहां फेसबुक पे कमेंट किया, अमर भाई ऐसा नहीं है, ये तो इंसानों के लिए ऐसा बोल के देनी पड़ती है एप्लीकेशन। भगवान तो मन की बात समझ लेते हैं ना, तो भगवान तो मन की बात समझ लेंगे, भगवान तो भगवान है। मैंने उन्हें इसलिए जवाब नहीं दिया कि मैं नहीं मानता फेसबुक पे जवाब, कोई जवाब के लिए नहीं लिखता वहां, पर उन्होंने कहा जी भगवान तो मन की बात समझ लेते हैं। मैंने कहा अब मैंने उसका जवाब क्या है? सर आपने देखा होगा ना, बहुत सारे धारावाहिक देखे, सीरियल मतलब धार्मिक, और बहुत सारी ग्रंथ किताबें सब पढ़ी हुई हैं। हाँ। उसमें बहुत किस्से हैं कि इंसान ने 10 साल 20 साल 25 साल तपस्या की, खूब तपस्या करी, मन मन में उसने, पहली बात तो तपस्या में भी कभी आप नोटिस करना सर, कोई ना कोई मंत्र जाप करना पड़ता है। हाँ। आप बिना मंत्र बोले हुए, मतलब बोले बगैर तो तपस्या भी नहीं हो सकती। पर मैंने कहा चलिए मन मन में तपस्या कर ली, उसकी तपस्या से भगवान बहुत प्रसन्न हुए, तो भगवान प्रकट होते हैं और भगवान बोलते हैं बच्चा मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। अगली लाइन क्या बोलते हैं? मांग जो मांगना है। भगवान कहते हैं देख भाई तेरी मन मन की तपस्या से प्रकट हो जाऊंगा, पर दूंगा तो मांग दे भाई। जब मुंह से बोलेगा दूंगा तो मांग दे भाई। तपस्या से प्रकट हो सकता हूं, पर प्रकट होने के बाद भी भगवान क्या बोल रहे हैं? मांग बच्चा मांग, मुंह खोल के मांगना तो पड़ेगा। तो भगवान की शर्त है भाई मांगो, यानी बोलो। बोल दोगे तो आपको इसमें, आपके मन में डाउट आ रहा है बोलूं या नहीं बोलूं, तो बोल लो ना भाई ना। ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि बोल दूंगा तो भगवान कैंसिल कर देंगे। सोचना, बोलना और लिखना, इन तीनों पता मैं कैसे देखता हूं सर। मेरे घर में शादी है सर, मेरी बेटी की शादी है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, कार्ड डाल दिया, कितनी पॉसिबिलिटी है शादी में आपके आने की? बहुत कम। मैंने कॉल करके आपको बोल दिया कि सर मेरी बेटी की शादी है और आपको मैंने कार्ड भेज दिया है व्हाट्सएप पर, सर प्लीज आइएगा जरूर, आप यू आर मोस्ट वेलकम। अब कितनी संभावना है? थोड़ी ज्यादा है 50-60-70, क्योंकि मैंने फोन किया है। हाँ। और सर मैं घर पे ही कार्ड देने चला जाऊं तो मैं सो ही नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ वो जो व्हाट्सएप पे कार्ड था वो मन मन में सोचना है, वो फोन पे जो बोलना है वो बोलना है, और वो जो घर पे कार्ड देगा वो लिखना है। तो मैंने कहा यार 100% ही कर लो इस काम को, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, लिख दो। तो मेरा पॉइंट ये है सर, हम चीजों को सुविधानुसार चलते हैं। बिल्कुल सर। तो ये चीजें की क्लैरिटी हमको चाहिए सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, जो हमने बहुत बार सुना है अबाउट फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट, यस। इसको भी लोग अपने सुविधा अनुसार यूज करते हैं। यस, बहुत सुविधा अनुसार करते हैं। तो इसका आपका डेफिनेशन? एक्चुअली सर ये दो धारी तलवार है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी देखता हूँ। ये आपका पॉइंट बहुत, हालांकि मैं इसका समर्थक रहा हूँ सर। अच्छा। और हूँ आज भी, मैं इसको मना नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि सर वक्त के साथ हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो मैं ये मुझे ये समझ में आने लगा कि धीरे धीरे जो इसको प्रैक्टिस करता है उसे एक इल्यूजन होने लगता है कि नेवर लव योर आइडिया। हम कहते हैं लव योर आइडिया, लव योर थॉट, लव योर आइडिया। मैं कहता हूं नेवर लव योर आइडिया। पीपल पूछते हैं क्यों? बिकॉज लव इज ब्लाइंड। जिस दिन आप अपने आइडिया से बहुत प्रेम करने लगे, फिर आप उसमें कमियां या उसमें इंप्रूवमेंट देखना बंद कर दोगे। आप ये गुंजाइश खत्म कर, अब आपको कोई कितना भी कह ले, आपको क्या लग रहा? नहीं
नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना थोड़ा पीछे से वो हटना पड़ेगा। अब इल्यूजन किस तरह, इसमें एक लाइन और कहता हूं मैं सर, मैंने कई सारे एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जो एक्चुअल सक्सेस होने से पहले, क्योंकि सर सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया का टाइम है, वो एक्चुअल में सक्सेस हासिल करने से पहले, जो एक्चुअल में सफलता हासिल करनी थी उससे पहले सोशल मीडिया, भाई मैं मुझे बहुत पसंदीदा, मैं तो दार्शनिक की श्रेणी में रखता हूँ, नीरज बुधवार सर, हमारे देश के सबसे बड़े सटायरिस्ट मानता हूँ मैं। और उनकी एक लाइन है सर, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है अपनी योग्यता के साथ न्याय न कर पाना। वाह वाह। और वाह। मैं इसको कैसे कनेक्ट करता हूं सर, अगर आपकी फेम बड़ी है और अकाउंट छोटा है तो अब आप बहुत खतरे में हैं, क्योंकि आप उस फेम के इल्यूजन में रहने लगेंगे। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा मैं तो बहुत फेमस हूं, मैं तो पॉपुलर हूं, लोग मेरे अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर आप ये भूल जाएंगे एक्चुअल तो ये काम था ही नहीं आपका, ऑब्जेक्टिव तो कुछ और ही था। ऑब्जेक्टिव तो कुछ और ही था, और आप ऑब्जेक्टिव को ही, तो ये जो फेक इट टिल यू मेक इट है, अब मैं उसे एंटरप्रेन्योर्स पे लाता हूं सर, फिर कनेक्ट करता हूं। तो मैंने ये नोटिस किया 2-3 लोगों के देखते हुए कि अगर आप एक्चुअल में उतने कामयाब नहीं हैं, और इसको मैंने फिर इस पे एक पंच लाइन बनाई सर, तो मैंने ये कहा कि आपकी सक्सेस बुक में छपने से पहले पासबुक में छप जानी चाहिए। अगर वो पासबुक में नहीं छपी, अकाउंट में नहीं छपी है और बुक में छप गई, तो अब आप बहुत खतरे में हैं, क्योंकि आप एक इल्यूजन, अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मैं इतना कामयाब हूं नहीं जितना मैंने मान लिया। अच्छा, धीरे धीरे हम खुद को ही मानने लगते हैं ना कि मैं, फिर तो मैं वाला जो, अच्छा ये मैं वाला जो भाव आता है ना, वो सर ऐसे ही आता है। फिर आदमी को लगता है कि अब तो पता नहीं तुम क्या हो गए हो, अब तो मैं पहुंच गया। अब तो मैं पहुंच गया, लेकिन एक्चुअल में वो पहुंचे वहां होते नहीं। तो फेक इट टिल यू मेक इट को मेरी बस रिक्वेस्ट ये है सर, पॉइंट तो बहुत वैलिड है, जरूर करिए, क्योंकि सर जब आप फेक इट टिल यू मेक इट को शुरुआत करते हैं, बस इसका एक तरीका याद रखिएगा कि ये छोड़ना कब है। इसको हम छोड़ नहीं पाते टाइम पे। हमारे साथ समस्या क्या होती है सर, हम जो आवरण, हमने हेल्प के लिए मास्क लगाया था कि हम वायरस ना हो जाए, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि अब कोरोना खत्म हो गया, उतार दीजिए, अब उसको हम परमानेंट रख लेते हैं। तो उसको परमानेंट मत रखिए, आपको कि असली वक्ता वो है जिसको पता है चुप कहाँ होना है, रुकना कब है। हम वक्ता शब्द पे भी गौर करिए सर, इसमें आका डंडा हटा दो, क्या बचा? वक्त। अगर आप ये मैंने बहुत सारे स्पीकर, जब ये अलग तरह से मैं बता रहा हूँ, कई बार मैं अपने लोगों से जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ कि वो बहुत देर बोलते रहेंगे, 10-15 मिनट, और जब उनसे कहा जाता है टाइम ओवर, तो बोलते सर 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 बस 2 मिनट। मैंने कहा देखो अब तुम एक गलती कर रहे हो। बोले जी क्या? मैंने कहा 15 मिनट बोलने के बाद अगर आप 1 मिनट के लिए बोलो सर 1 मिनट सर मेन बात तो रहेगी मैंने, तो अब यहाँ तुम 2 बातें सिद्ध कर रहे हो कि अभी तक जो मैं 15 मिनट बोला वो फालतू था। जब आप 15 मिनट बाद ये बोल रहे हो सर 1 मिनट एक बात तो रह गई, तो इसका मतलब आप खुद ये सिद्ध करना चाह रहे हो कि सर 15 मिनट तक तो मैं बकवास ही कर रहा था, काम की बात तो मैं अब करूंगा। तो मैंने कहा नहीं, आपको तो पता होना चाहिए कि अब नहीं बोलना, इसके बाद 15 मिनट के बाद अब बात खत्म होगी। मैं जितना 15 मिनट बोला हूँ वो भी वैल्यू है, मुझे पता होना चाहिए कि इतना मैं बोल चुका हूँ कि कोई ना कोई लाइफ में लोगों की वैल्यू ऐड कर दी होगी। तो आप रुकते कब हैं? तो ये जो फेक इट टिल यू मेक इट की समस्या है, करना चाहता हूं। हमें एक थ्योरी सिखाई गई है सर कि कभी भी अपनी एप्रिशिएशन ना सुने, तारीफ ना सुने, तारीफ से घमंड आ जाता है। मेरा उल्टी थ्योरी रही है सर इस पर। मैं ये कहता हूं कामयाब होना चाहते हो तो 24 घंटे मन में एक ही भाव रखो कि लोग मेरी तारीफ, एप्रिशिएशन सुनना है। मेरा सवाल, कोई एप्रिशिएट करेगा क्यों? एप्रिशिएशन चाहिए तो जान लगानी पड़ जाएगी, और उस जान के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, रात को जागना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर। तो ये तारीफ फ्री में थोड़ी मिल रही है सर कहीं, तो ये तारीफ तो कमानी पड़ेगी ना। पर फिर मैं लोगों से एक बात बोलता हूं, बस इतना ध्यान रखना, वो तारीफ रखनी कहाँ है? बोले सर मतलब, मैंने कहा 90% लोग गलती करते हैं, तारीफ को सर पे रखते हैं, और सर पे रखी कोई भी चीज आपका कद घटाएगी। क्यों? सर पे अगर मैं बोझ रख गया तो सर कैसा हो जाएगा? मैं कहता हूँ तारीफ को जूते के नीचे रखो। मान लो मेरी 1 फुट तारीफ हुई, तो जूते के नीचे रखी है मैंने, हाइट बढ़ जाएगी। अब मेरी हाइट बढ़ी है, 2 फीट तारीफ हुई, अब मेरी हाइट बढ़ रही है। बस तारीफ की औकात आपको पता होनी चाहिए कि वो जूते के नीचे रहेगी, सिर पे नहीं चढ़नी चाहिए वो तारीफ आपके। तो वो जो फेक इट टिल यू मेक इट है वो सिर पे चढ़ जाता है सर। लोग समझ नहीं पाते कि कम मुझे इसको छोड़ना था। एक साहब ओशो के पास पहुंचे और ओशो से कहा कि साहब मैंने तो सब कुछ लात मार दी, जमीन कोठी जो कुछ दौलत वगैरह सब में जमीन में लात मार दी, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। अगले दिन फिर ओशो से मिल गए तो ओशो से बोले सर मैं तो सब कुछ में लात मार के, जमीन कोठी जायदाद सब में लात मार के आ गया। मैं ओशो बोले भाई साहब मुझे लग रहा लात ढंग में नहीं लगी। बोले तुम एक बार और जाओ, दोबारा लात मार के आओ। बोले यार तुमने लात मार दी होती ना तो तुम 3 बार मुझे बता नहीं रहे होते कि मैंने लात मार दी है। लोग छोड़ना नहीं जानते, तो किस समय छोड़ना है और किस, ये तो सर इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ फेक इट टिल यू मेक इट। एक टॉपिक पिछले कुछ समय में मेरे जहन में आया सर, और वो इस विषय पर मुझे याद आ गया। ये तो हुआ सर एक्शन की बात कर रहा हूँ, फेक इट टिल यू मेक। मैं रिश्तों पे आता हूँ सर। एक्चुअली हम सच में छोड़ना नहीं जानते। हम लंबी लंबी छोड़ना तो जानते हैं पर हम छोड़ने की, आपने तो सुना है एक बड़ी फेमस हमारे यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ,
मैं कहता हूँ सर आर्ट ऑफ लिविंग तो सच में हमको नहीं आती, जीने की कला तो आती ही आती नहीं। और मैं कहता हूँ एक और कला है जो हमें बिल्कुल ही नहीं आती, दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग। ओके, लिविंग, लिविंग, LEAV, LEAV, छोड़ना कैसे है रिश्तों को। वाह वाह वाह। आप कभी देख लेना सर, दो पार्टनर 7-8 साल दोनों एक साथ पार्टनर रहे, एक कहता था ये मेरा यार है, एक कहता भाई है, एक कहता था जान दे दूंगा, एक कहता हूँ मर जाऊंगा। और जब दोनों की पार्टनरशिप खत्म होती है, फिर अगले दिन से व्हाट्सअप स्टेटस और फेसबुक पे लिखेंगे ये इतना बेकार था, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। मैं कहता हूँ अब आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। आप रिश्तों में आप ये कह के, कल तक तो मैं कह रहा था कि भाई अमित सर मेरे लिए भाई हैं, अमित सर मेरे दोस्त हैं, अमित सर मेरे लिए, अमित सर, और अब मैं कह रहा हूं अमित सर ऐसे, अमित सर वैसे। तो मैं उन 7 सालों का भी, जो मैंने 7 साल गुजारे हैं, मैं अपनी भी बेइज्जती कर रहा हूं। मैं ये भी बता रहा हूं कि मैं बेवकूफ आदमी था, मैं भी ये बता रहा हूं कि पागल था, और मैं बेसिकली अपने को अच्छा दिखाने के चक्कर में उस रिश्ते को हम घोच कर देते हैं। रिश्ते को घोच समझते हैं सर, कि हम प्यार से छोड़ नहीं पाते। मेरी एक फेवरेट लाइन है सर, मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी, वन ऑफ माय फेवरेट शेर, कि दिल दुखाकर, जो काम किए वो तो लास्ट की 2 लाइन है, लेकिन कि दिल दुखाकर आजमा कर यार उलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। और जो मैं हम मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये है सर, कि हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगा के छोड़ना। वाह 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 वाह। इल्जाम, मैं कहता हूं कि जब हम अलग अलग हो ही रहे हैं तो तरीके से नहीं हो सकते। पर मेरा सवाल ये है, जब एक दूसरे को छोड़ रहे हो तो जरूरी है तोहमत लगाना, जरूरी है इल्जाम लगाना। आप इज्जत के साथ उस रिश्ते की कदर करते हो, वैल्यू करते हो, जो समय बिताया हुआ है, तो छोड़ना जिस दिन हम सीख जाएंगे तरीके से, लहजे से, सलीके से, उस दिन हमारी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी। ये मुझे लगता है ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जी सर, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि यार वास्तव में हम लोग छोड़ते समय इतने बदतमीज क्यों हो जाते हैं। हम फिर हमें जब तक उसे बेइज्जत ना कर लें, जब तक उसे नीचा ना दें, एक्चुअली हमें ये दिखाना होता है कि एक तो हमें सफाई देने की इतनी आदत पड़ जाती है सर। हमें लगता है सफाई देने से ना लोग मुझे अच्छा मानने लगेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, और गुनाहगार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज़्यादा सफाई ना दे। जितनी ज्यादा आप सफाई देते हैं उतने ज्यादा गलत माने जाते हैं। तो आप जब रिश्ते को खत्म कर रहे हो या छोड़ रहे हो तो बड़ी सम्मान के साथ, बड़ी तमीज के साथ, लोग जब कभी दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और दुनिया बहुत छोटी है सर, दुनिया इतनी छोटी है, हम टकराएंगे जरूर दोबारा, बस इतना याद रखना कि नजरें ना झुकानी पड़ जाएं। जी सर। इसके बाद एक सवाल मेरे मन में आया सर, हरवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, जी जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको क्या लगता है कि कब तक कोशिश करते रहनी चाहिए? ये मैं बताता हूँ इसमें क्या है सर, पीछे हटना जो है ना सर, वो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल बना दिया गया है। पीछे हटने को इतना मुश्किल, और मैं तो कहता हूँ अपराध बना दिया गया। मैंने एक लाइन लिखी थी सर, मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैंने एक थॉट लिखा था कि शुक्र है कार का आविष्कार किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं किया, वरना ये इसमें रिवर्स गियर ही नहीं लगाते, बैक गियर ही नहीं लगाते। क्या कहते नहीं पीछे कैसे हट जाएंगे हम, पीछे कैसे हट सकते। मैं कहता हूँ भाई, वक्त रहते पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है, जब तक कि आपका मकसद पलट के वापस आना है। अब मैं इस पे प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ सर। आप कार से जा रहे हो सर, एक फ्लाईओवर आया, आप 5th गियर में कार चला रहे थे, 4th गियर में कार चला रहे थे। फ्लाईओवर पे चढ़ते समय अब आप कौन से गियर में डालेंगे? 4th में हो आप, अब आप इसे 3rd या 2nd में लाएंगे या 5th में डालेंगे? 3rd या 2nd में लाएंगे। कब सर? जब फ्लाईओवर के ऊपर होंगे। फ्लाईओवर नीचा है सर, ऊंचा है? फ्लाईओवर ऊंचा है। ऊंचा है, हाँ। तो मैं तो उल्टा कहता हूँ कि जब जब आपको ऊंचाइयों पर जाना होगा तब तक पीछे हटना पड़ेगा। आप पीछे हटे बगैर ऊंचाई पर जा ही नहीं सकते। तो पीछे हटना हम लोगों ने इतना मुश्किल ही क्यों बना लिया? अब हम 24 घंटा इसमें लगे रहते हैं कि नहीं पीछे हटना ही नहीं है, पीछे हटना ही नहीं है, पीछे हटना ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ समझ में आने पर पीछे हट जाइए। पीछे हटना और हार मानना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लोग यही सोचते हैं कि दोनों सेम चीज है। दोनों सेम नहीं सर, पीछे हटना और हार मानना ये तो जमीन आसमान का अंतर है। IAS क्या है? IAS थ्योरी। अब इसको कनेक्ट करूंगा मैं कोशिश से। आपको पहले अपने आप को आपको थोड़ा सा अपना सेट करना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। भाई कोशिश जिस फील्ड में कर रहे हो उस फील्ड के लिए मैं बना भी हूं क्या? मैं रॉ मटेरियल हूं क्या? तो IAS क्या है सर, वो मैं बताता हूं। आई मतलब इंटरेस्ट। जिस फील्ड को आप चुने उसमें आपका क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है इंटरेस्ट होना चाहिए। पर पिछले 15-20 सालों में जब से अवेयरनेस आई, पेरेंटिंग पे बातें हुई, तो एक अजीब सी अवेयरनेस आ गई सर। आज से 15 साल पहले कोई बच्चा ये बोल दे मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूं, माँ बाप हरगिज तो जाना ही ना दे।
आज बोल दे मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूं तो फिर माँ बाप ये नहीं पूछते कि सच में जा भी सकता है या नहीं, वो कहे हाँ क्रिकेटर बनाऊंगा बेटे को। अरे ये तो ठीक है क्रिकेटर बनाओगे। तो मैं ये कहता हूं वहां से मुझे ये सबक मिला सीखने को। आई मतलब सर इंटरेस्ट, तो बच्चे का आप पहले ही जानिए कि इसका इस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है। पर जब आप इंटरेस्ट जान लें तो एक चीज और जान लीजिएगा, ए मतलब एबिलिटी, कि इंटरेस्ट तो है, एबिलिटी भी है, वो एबिलिटी है या नहीं है। बच्चा कह रहा है लगे मैं सिंगर बनूंगा, भाई साहब आवाज भी तो देख लीजिए। इंटरेस्ट तो चलो आपका है, क्रिकेटर बनना है, मोटर न्यूरॉन्स दिए नहीं है भगवान ने कि ग्रिप बनेगी ही नहीं, तो कैसे बन जाऊंगा मैं बैट्समैन या कैसे बन जाऊंगा मैं बॉलर। तो मैं कहता हूं आई मतलब इंटरेस्ट चेक करिए पहले, फिर ए मतलब एबिलिटी, और तीसरा जो मैं यूज करूंगा सर अब उसको देखिएगा हमेशा, एस मतलब स्कोप। ये भी देख लीजिए कि उस फील्ड में स्कोप है या नहीं। मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस का ये कतापी हमने क्या दिमाग में घुसा दिया। उदाहरण कैसे देंगे सर, अगर बंदे में दम है तो वो कुछ भी कर सकता है। स्कोप का मतलब बताता हूं मैं क्या है सर, ये भी देख लीजिए उस फील्ड में स्कोप है या नहीं है। दो लोग हैं सर, एक मोबाइल का एक्सपर्ट है एक्सपर्टीज और लैंडलाइन की भी एक्सपर्टीज है, तो दुकान कौन सी खुलेगी। आपके लैंडलाइन का एक्सपर्ट हो जाने से लैंडलाइन बिकने थोड़ी शुरू हो जाएंगे, लैंडलाइन कोई खरीद भी तो नहीं रहा। तो ये भी तो पता कीजिए जिस काम में मेरा इंटरेस्ट है। मैंने एक लाइन, आप इसको समझिए सर, मेरे बच्चे का इंटरेस्ट खो खो में है, तो ये भी तो पता करिए खो खो को पूछ, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत मानता हूं, पर ये भी तो पता कीजिए कि इस खो खो में स्कोप कितना है। अभी खो खो के सबसे बेस्ट बता दीजिए नाम, बताइए मुझे, चलिए मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूं, बताइए खो खो के प्लेयर्स के दो के नाम बता दीजिए। तो जिसमें आप कोशिश कर रहे हो ये पता कर लीजिए आप में उसमें एबिलिटी भी, अगर आप एबिलिटी रखते हो तो आप डेफिनेटली जब तक कोशिश कीजिए। मैं दोनों थ्योरी मानता हूं सर। मेरे एक मित्र हैं किरण मिश्रा जी, वो उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन लगती है मुझे। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, बातचीत ऐसी ही चलती नॉर्मल बातचीत में, बोले अमर भाई कामयाबी ना लास्ट किक स्टार्ट बाइक है। मैंने कहा जी मतलब, बोले आपने 10 किक मार ली, अब आप मुझसे कह रहे भाई ये तो हो ही नहीं रही, तो मैं बोलूंगा लास्ट मारो। अब लास्ट कौन सी, जिसमें हो जाए। अब बोले उसकी कोई गिनती नहीं है भाई, वो 5वीं में भी हो सकती है, वो 50वीं में भी हो सकती है। पर कुछ चीजें देखो सर, हमें मोटिवेट भी होना है। मोटिवेशन हो, लाइफ कोचिंग हो, मैनिफेस्टेशन हो, अफर्मेशन हो, सब इसमें कहा गया क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। पर मेरी नजर में जो पिछले 2 साल 3 साल में मैं समझा सबसे पावरफुल वर्ड है सर, कहां। हम इस कहां को मिस कर गए। उदाहरण देके बताता हूं सर। सर एक मुझे बताइएगा 100 गज के प्लॉट की कीमत कितनी होगी। डिपेंड करता है वो कहाँ पर होगा उसके। क्यों सर, आपने ये क्यों पूछा कहाँ पे होगा। 100 गज का तो 100 गज का ही रहेगा ना, बट लोकेशन पर डिपेंड करता है वो। अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे गांव में है तो मान लो वो 5 लाख का है, वही उठ के गाजियाबाद आ गया तो 50 लाख का है, वही उठ के नोएडा आ गया तो 2 करोड़ का है, वही उठ के मुंबई चला गया तो 5 करोड़ का है। तो क्या आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्लॉट की अपनी कोई कीमत नहीं होती, प्लॉट की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कहाँ है। बिल्कुल सही। मैं भी यही बताता हूँ लोगों को कि मैंने कहा अपने इस टैलेंट को, अपनी इस मेहनत को ना उस प्लॉट की जगह रख लीजिए। मुझे ये मत बताइए आप मेहनती कितने हैं, मुझे ये बताइए वो मेहनत आप कर कहाँ रहे हैं, वो प्लेसमेंट तो वो जगह तो बताइए कहाँ कर रहे हैं। हमने इस चीज को इतना मिस कर दिया, इस पे किसी ने बात ही नहीं की। अब हम अपने बच्चों से खामा खा की मेहनत करवाए जा रहे हैं और बाद में वो असफल हो, जबकि वो उतनी ही मेहनत में दूसरी जगह कामयाब हो सकते थे सर। सब बोलते थे नल में पानी है, नल में पानी है, नल में पानी है, नल में पानी है। एक दिन हमने उस नल को उखाड़ के रेगिस्तान में गाड़ दिया, आज तक तो उससे 2 बूंद पानी नहीं निकला सर। बाद में पता चला पानी नल में नहीं था, जमीन में, नाली जमीन पानी। हम सब सर इंडिविजुअल के तौर पे नल हैं, और हम में से ज्यादातर नल गलत जगहों में गड़ी हुई हैं। और फिर हम अच्छा ये थोड़ी कोई बोलता है कि जमीन खराब है, अरे यार हम क्या बोलते हैं, अरे यार पानी नहीं आ रहा, नल खराब है। पानी नहीं आने पर हम टैग किसको कर देंगे, ठप्पा किस पे लग गया, नल पे, यानी इंडिविजुअल को। जबकि मैं कहता हूं एक बार उसको सही जगह गाड़ के देख लेते, इसमें से बहुत पानी आने वाला था। वो जो कहां हम अपने करिए, हमने अपने बच्चों के साथ गलत क्या कर दिया सर। मैं ये कहता हूं बच्चा ऐसा संभव ही नहीं है, खुद से अनजान तो हो सकता है मगर लाचार हो नहीं सकता, और जिसे उसने बनाया हो वो बेकार हो नहीं सकता। कैसे बेकार हो जाएगा बच्चा। अब मैं कई बार करियर काउंसलिंग की चीजों में ना सर, बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं लॉक लेके जाता हूं, ताला, और एक हाथ में चाबी रखता हूं। उस चाबी से मैं इसमें लगाता हूं, अरे यार ये तो लगी नहीं रही। फिर कोई एक दो कोई ना कोई किसी के मुंह से निकल ही जाता, मैं 1-2 मिनट तक करता, बोलता अरे सर ये ताली खराब होगी, चाबी खराब होगी। फिर मैं उस चाबी वाला ताला उठाता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी रखा होता है, मैं खोल देता हूँ। तो मैं कहता हूँ हमारे बच्चे यही चाबी है, हम इनको गलत तालों में लगा के और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, चाबी गलत है। मैं कहता हूँ भाई अब हमें मोटिवेशन के नाम पे भी चिल्लाना, जो ना दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला, हर जोर से बोल देने वाला मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो जाएगा। आपको अब कंटेंट, आपको थॉट्स लाने पड़ेंगे, अब सोच लानी पड़ेगी।
मैं एग्जांपल देता हूं सर, हमने अपने बच्चों के साथ क्या गलती कर दी और हमने टैपिंग कैसे कर ली। जो मेहनती होगा वो तो कहीं भी कामयाब हो सकता है, ये डायलॉग सुना होगा आपने। तो बोले सर मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ कि मैं बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकता हूँ। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया यार, क्या मैंने उनके लिए ताली बजवाई। फिर मैंने बोला सर मेरा एक सवाल है कि मैं आपकी इस बात के लिए ताली बजाऊं कि आप इतने मेहनती हैं, इतने मेहनती हैं, इतने मेहनती हैं कि आप बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकते हैं, या इस बात का रोना रहूं कि आप जमीन उपजाऊ क्यों नहीं ढूंढ लेते। आप बंजर जमीन में फसल पैदा कर क्यों रहे थे? क्योंकि आप मेहनती थे, आप बंजर में कर सकते थे, तो आपने बंजर में ही करनी शुरू कर दी और आप अपनी योग्यता को वहां नहीं यूज किया जहां। कहां का खेल है सर सारा। सर 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, दोनों टीचर दो मैथ के टीचर हैं सर, ये भी 2-2-4 पढ़ाते हैं, ये भी 2-2-4 पढ़ाते हैं। ये इंग्लिश के टीचर हैं, ये डॉग माने कुत्ता पढ़ाते हैं, ये भी डॉग माने कुत्ता पढ़ाते हैं। ये भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पढ़ाते हैं, ये भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पढ़ाते हैं। पर जब महीने पे तनख्वाह आई तो सर एक टीचर की तनख्वाह थी 70,000 रुपये, उसके अकाउंट में आई, और एक के अकाउंट में आए 12,000 रुपये। ऐसा कारण बता सकते हैं क्यों? कारण बता सकते हैं सर? एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे थे, एक लोकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो इनके डॉग के पैर में दिक्कत थी क्या? मैं ये कहता हूँ मुझे ये मत बताइए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कहाँ कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। ड्राइवर की सैलरी अमूमन कितनी होती होगी सर? 15 से 20 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपये। सर अंबानी के ड्राइवर की सैलरी अब एक आर्टिकल भी आया था, कि खबर भी आई न्यूज में, कोई आइडिया? मुझे आइडिया नहीं। 1-1.5 लाख रुपये होगी शायद। 2-2.5 लाख मानते हैं। अच्छा। मैं लोगों से पूछता हूँ क्यों भाई, क्यों है उनकी 2.5 लाख? क्योंकि अंबानी का ड्राइवर कार को 3 इंच ऊपर चलाता है सड़क से ताकि पहिए ना खिंच जाए, इसलिए 2.5 लाख है। या वो बिना पेट्रोल के कार चलाता है, फूंक मार के पेट्रोल चला, किस बात के 2.5 लाख हैं? किसी बात के नहीं है। अंबानी के ड्राइवर हैं वो। मैं लोगों से बोलता हूँ अगर ड्राइवरी कर रहे हो तो अंबानी के यहाँ कर लो। अब यहाँ अंबानी से मेरा मतलब क्या है, ये ढूंढिए वो उपजाऊ जमीन कौन सी है। सेम मेहनत के हो सकता है आपको कहीं ज्यादा भी पैसे मिल सकते हो, तो आपको उस प्लेसमेंट की, जिसमें मेरा एक टॉपिक है सर, और टॉपिक का नाम है आप नाचते कहाँ हैं। ये जो कहाँ का प्लेसमेंट है, जब तक हम इस कहाँ को नहीं समझना शुरू करेंगे सर, जब तक हम ज्यादा योग्य होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है। सर जो टीचर आज से 5 साल पहले 8,000, 10,000, 12,000 कमा रहे थे ना ऑफलाइन पढ़ा के, सर 2-2 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं। बिल्कुल सही। जब से डिजिटल पे आए हैं, क्या बदल दिया उन्होंने? कहाँ बदल दिया बस। तो इस कहाँ को भी समझना इस समय बहुत जरूरी है। मेरा ये पॉइंट है सर। क्या सर मोटिवेशन के भी खिलाफ टैपिंग की गई है सर। सच में इनको मालूम था कि मोटिवेशन से बहुत कुछ होगा। आप पिछले 10, 12, 15 साल में उठा के देखिएगा, हम ये मानने को पता नहीं तैयार ही क्यों नहीं होते कि भैया ये तो सब अलग अलग, एलोपैथी है तो होम्योपैथी भी है, तो भाई आयुर्वेद भी है। होम्योपैथी को अच्छा सिद्ध करने के लिए आयुर्वेद को खराब सिद्ध करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, पैथी तो सारी काम कर रही हैं। मोटिवेशन के खिलाफ 15, आप किसी को उठा के देख लीजिए, उनका डायलॉग होता है मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मैंने कहा साहब आपके बहुत बहुत एहसान है। सबसे पहले तो बोले मतलब, मैंने कहा शुक्र है आप रामायण के समय में नहीं थे, नहीं तो मैंने कहा जब जामवंत जी हनुमान जी को मोटिवेट कर रहे थे ना उड़ने के लिए, तो आप तो जाके खड़े हो जाते, अरे बाबूजी मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, जिसको उड़ना होगा अपने आप उड़ लेगा। मैंने कहा शुक्र है आप महाभारत के समय में नहीं थे, नहीं तो जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को मोटिवेट कर रहे थे तो आप तो भगवान से ही कहते अरे भगवान कुछ नहीं रखा, मोटिवेशन में कुछ नहीं होता। मैंने कहा कभी गौर करना, भगवान ने भी ये नहीं कहा कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। राम जी ने तो जामवंत से जाके नहीं कहा। आप एक अगर आप इस पॉइंट को समझे तो सर समझिएगा जिस पॉइंट पे मैं लेके जाना चाहता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि भगवान राम जी के अनन्य भक्त कौन सर? हनुमान जी। कृष्ण जी के सबसे क्लोज कौन सर? अर्जुन। हाँ। भाई कृष्ण जी को वैसे देख सबसे क्लोज कौन जी? मैं कहता हूं सर जो 24 घंटे भगवान के साथ रह रहे थे, दोनों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, एक को उड़ने के लिए, एक को लड़ने के लिए। तो ये तो डायलॉग बंद कर दीजिए मोटिवेशन से। बहुत ये अलग बात है कि एक्चुअली एक बच्चा मेरे पास आया सर, 10-12 साल पहले की बात है, बोले सर मेरा एक दोस्त ना उसने मुझे धोखा दे दिया, वक्त पे काम नहीं आया। मैंने कहा फिर से रिपीट करो। बोले सर एक दोस्त ने ना मुझे धोखा दे दिया, वक्त पे काम नहीं आया। मैंने कहा दोस्त किसको बोलते हैं? सर बोले जो वक्त पे आए वो काम है। मैंने कहा फिर से बोलो। बोले सर जो वक्त पे काम आए वो दोस्त है। मैंने कहा फिर से बोलो। बोले सर जो वक्त पे काम आए। मैंने कहीं रुक जाओ, और तू कह रहा है वो वक्त पे काम नहीं आया, तो वो तेरा दोस्ती कहाँ था? तो मैंने कहा इस सेंटेंस को ये बोलो, एक व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया जो मेरा परिचित था, दोस्त तो वो माना ही कब जाता जब आता। तो आप ये मत कहिए कि मोटिवेशन फिर नहीं काम करता। वो जिसको आप मोटिवेशन समझ रहे हो सकता है वो मोटिवेशन ना हो। लोग कहते हैं सर मैनिफेस्टेशन, मैंने कहा वो मैनिफेस्टेशन तो काम कर रहा है, पर जो आप कर रहे थे हो सकता है वो मैनिफेस्टेशन ना हो। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सर। तो जब मोटिवेशन की बात, ये ट्रैपिंग बता रहा था मैं आपको, जो जो चीजें इंसान की जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं उन सब के खिलाफ साजिश रच दी गई। एक्चुअली मोटिवेशन इंसान को कामयाब बनाने की पूरी ताकत रखता था।
तो इन्होंने कहा यार ये तो मोटिवेट हो जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, तो क्या करें? तो फिर एक ऐसा मतलब आई वुड से ट्रैपिंग चलाई गई, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, जबकि मैं सही बताता हूँ मोटिवेशन से तो बहुत कुछ है। ये मैं ये कहता हूँ सर, मोटिवेशन फर्स्ट एड की तरह है, ये सर्जरी नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना था, किसी को चोट लगी, किसी का एक्सीडेंट हुआ, हमें उसे इंजेक्शन लगा के पट्टी करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना था। बदलाव फिर कैसे आता? मैनिफेस्टेशन से, अफर्मेशन से, एनएलपी से। वहां सर्जरी होनी थी उनकी। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि फर्स्ट एड काम नहीं करेगी। अगर फर्स्ट एड ही नहीं हुई तो हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचेगा। मुर्दे को तो आप भी जिंदा नहीं कर पाए, वो भी जिंदा नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहता हूं हम सबको अपने रोल समझने पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है सर, मोटिवेशन तो इतनी कमाल। अच्छा, इस पे थ्योरी क्या चलती है तो बहुत लंबी है, पर एक थ्योरी बता देता हूं। वो बोले सर मोटिवेशन कुछ नहीं होता, इंस्पिरेशन बदलती है लोगों की जिंदगी। मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है ये तो। मैंने कहा इंस्पिरेशन क्या होती है? बोले सर इंस्पिरेशन मतलब जो अंदर से आती है दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, और जो बाहर से आता है दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। और मैंने कहा वेरी गुड, ये तो कमाल की बात है। मैंने कहा इंस्पिरेशन अंदर से आती है, ऐसा क्यों लगा आपको? बोले सर इंस्पिरेशन तो शब्द ही, भाई मैं भी शब्दों पे काम करता हूँ ना, तो मुझसे कहा इंस्पिरेशन शब्द में तो देखो सर इन लगा हुआ है, तो मतलब इन मतलब जो अंदर से आए। मैंने कहा सर इनपुट किसको बोलते हैं? जो अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर जाए? इनपुट किसको बोलते हैं सर? बाहर से अंदर। इनटेक किसको बोलते हैं सर? बाहर से अंदर। इनहेल किसको बोलते हैं सर? बाहर से अंदर। मैंने कहा भाई साहब अंदर से बाहर नहीं आती जो भी जाता है बाहर से ही अंदर जाता है। जिसको आप इंस्पिरेशन बोल रहे हो ना, वो भी बाहर से ही अंदर जाती है। आपने इंस्पिरेशन के साथ हमेशा एक वर्ब यूज की होगी, गेट इंस्पायर्ड। आई गॉट इंस्पायर्ड, मैं हुआ उससे, यानी इंस्पायर्ड आप हमेशा किसी और से ही होते हैं। इंस्पायर्ड कभी अंदर से नहीं होता आदमी। अच्छा, लोग पूछते हैं सर हम मोटिवेट हो तो जाते हैं पर कुछ समय रहते हैं। हाँ। कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम परमानेंट मोटिवेटेड हो जाएं। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, कुछ समय तो चलता। अच्छा, इसके खिलाफ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लाइन क्या है सर? कि मोटिवेशन कुछ समय तो चलता है, परमानेंट नहीं चलता, कुछ समय तक टेम्परेरी होता है। ऐसा कुछ बताओ कि हम परमानेंट हो जाएं। अरे बोले सर मैं कहता हूं मैं बता दूंगा, बस उससे पहले मेरा एक सवाल है। बोले सर क्या? मैंने कहा मोटिवेशन से अलग इस पृथ्वी पर कोई एक काम बताओ जो एक बार करने के बाद दोबारा ना करना पड़ता हो। जैसे एक बार नहा लिए दोबारा नहीं नहाना पड़ता, एक बार सो लिए दोबारा नहीं सोना पड़ता, एक बार खा लिया दोबारा नहीं खाना पड़ता, एक बार बात कर ली दोबारा नहीं बोलना पड़ता, एक बार सांस लेनी दोबारा नहीं ली। मैंने कहा तुम दुनिया के सारे कामों को 1000 लाख बार करोगे जब तक जियोगे, मोटिवेशन एक बार ही चाहिए। मैंने कहा भाई आपने सुबह नाश्ता किया और उसने आपको एनर्जी दी, फिर जब एनर्जी लो दिखती है दोपहर तक तो क्या करते हो? बोले जी लंच कर लेते हैं। मैंने कहा सेम काम आप मोटिवेशन के साथ क्यों नहीं कर लेते? आप कह रहे हो कि जी मैं तो 4 दिन मोटिवेट रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ चौथे दिन फिर मोटिवेट हो जाओ यार। सर मैं कहता हूँ डीमोटिवेशन का एकमात्र सॉल्यूशन है रीमोटिवेशन। रीमोटिवेट हो जाइए ना। पिछली बार कैसे हुए थे? बोले सर मैंने वीडियो देखा था, तो मैंने वीडियो खत्म हो गई धरती पे। किताब से हुए थे, किताब खत्म हो गई धरती पे। बोले सर मैंने उनकी बात सुनी थी, तो वो कहाँ? उनकी फिर बात सुन लो। पर पता टैपिंग हमें रोकना था लोगों को। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं सर लोगों से कि भाई मोटिवेट होइए, लगातार रहिए। हाँ एक काम कर लीजिएगा, इसको परमानेंट बनाने का भी तरीका बताता हूं सर। है एक तरीका, अगर हम उसको पर उसमें एफर्ट लगेंगे, मेहनत, और इसको मैंने नाम दिया ट्रिपल एम। इस थ्योरी का नाम दिया ट्रिपल एम, एम एम एम, मोटिवेशन फ्रॉम माइंड टू मसल्स। मैं स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में जब बच्चों को याद करने के ऊपर एक चीज बताता हूं मैं सर, कि दुनिया में किसी भी याद की हुई चीज को रखने की सबसे बुरी जगह है दिमाग। उसकी सबसे अच्छी जगह है, सिक्योर्ड जगह है मसल्स। जो चीज यहां रखी जाएगी सर, जैसे हम दूध लेकर आते हैं और कच्चा दूध हम वहां रख दें स्लैब पर रसोई में, तो 2-4 घंटे बाद क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं उठा के फ्रिज में रख दो यार। उस फ्रिज का नाम है मसल्स। तो मैं कहता हूं जब आप कभी भी मोटिवेट किसी चीज के लिए हो माइंड से, तो जितनी जल्दी हो सके उसे एक्शन में कन्वर्ट करिए, मसल्स में ले जाइए। और अगर एक बार वो मसल्स में, जैसे मैं जिम के लिए मोटिवेट हुआ, और अगर मैं 4-5 दिन उस मोटिवेशन के दम पर जिम चला गया, तो सर 10वें दिन तो शरीर ही बोल देगा कि भाई जिम चल। आपने ऐसे लोग देखे होंगे सर कि रात के 10 भी बज जाएंगे तो जिम जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि अब वो मोटिवेशन कहां चुका है। हाँ। तो मैं कहता हूं मोटिवेशन को तरीके से करिए। दिमाग में जिस दिन हम गलती क्या करते हैं सर, हम मोटिवेशन को प्लानिंग में बदल लेते हैं एक्शन की बजाय। वो स्कूल लाइफ में क्या होता था, कई बार ऐसे मोटिवेट करते थे टीचर या कोई स्पीकर आ जाता था, तो वो हमें मोटिवेट करके जाता था, हम घर पहुंचते थे सर। और मैं हमेशा कहता हूं याद करिए, लोगों से मैं बोलता हूं कि जिस दिन मोटिवेट होकर घर पहुंचे थे, सबसे पहला घर काम क्या किया था? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सर, 99% की गारंटी ले रहा हूं, हमने टाइम टेबल बनाया था घर जाके। और दुनिया के, चाहे वो टाइम टेबल भारत में बने या स्विट्जरलैंड में या फिनलैंड में या युगांडा में, टाइम टेबल की कॉमन बात बता रहा हूं मैं सर, शर्त के साथ, दुनिया का हर टाइम टेबल कल से शुरू होता है। मैं कल सुबह 6 बजे उठूंगा। मैंने कहा भाई साहब अभी तो दोपहर के 2 ही बज रहे। अब क्या करने वाले थे? हमने जो मोटिवेशन को तुरंत एक्शन में बदलना था,
वो प्लानिंग में ले जाके कल पे टाल दिया, तब तक तो आपका माइंड से वो ड्रेन हो जाने वाला है, मसल्स में वो गया नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मोटिवेशन जो है ना परमानेंट, वो जो थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन की टेम्परेरी वाली, मैं कहता हूँ एक दो मोटिवेशन के दम पे आप आगे 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 फिर मोटिवेट होते रहना, ये और उसके बाद फिर नहीं है, जो मैंने कहा ना ये फर्स्ट एड है। फिर आप मैनिफेस्टेशन सीखिए, फिर आप एनएलपी की तरफ मूव करिए, फिर आप अफर्मेशन की तरफ मूव, और कुछ भी ना कर सके तो आप एक्शन की तरफ मूव कर जाइए। उस मोटिवेशन को किसकी तरफ ले जाइए? एक्शन की तरफ ले जाइए सर। अमेजिंग अमेजिंग। जो जैसे आपने बोला कि मोटिवेशन के बारे में जो मिथ हैं जी कि ये बहुत टेम्परेरी होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज की शुरुआत मोटिवेशन से ही होती है। शुरुआत सबकी मोटिवेशन से होगी सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने इतनी बड़ी बात कह दी सर। मैं ये कहा करता था कि मोटिवेशन नाबालिग बच्चा है जो बालिग होने पर हैबिट्स में बदलेगा। हाँ, पर आज तक कोई बालिग पैदा नहीं हुआ है। हाँ, शुरुआत तो नाबालिग से ही हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि डायरेक्ट तुम तो हैबिट ही तो बन के दिखाओ। मोटिवेशन से शुरुआत हो। अब शुरुआत ही काट देंगे तो फिर बताइए क्या करेंगे? मैं कहता हूँ मोटिवेशन गाड़ी में चाबी की तरह है। मैं लोगों से पूछता हूँ बताइए चाबी का काम क्या है? बोले जी गाड़ी को स्टार्ट करना। मैंने कहा बताओ स्टार्ट होने के बाद गाड़ी का रोल क्या है? गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब ये चाबी इस गाड़ी में कर क्या रही है? ये तो कुछ भी नहीं कर रही। पर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाबी निकाल लूं? ये कर कुछ नहीं रही। अब चलेगी गाड़ी पेट्रोल से, एक्सेलरेटर से, स्टीयरिंग से, पर गाड़ी स्टार्ट किसकी वजह से है? तो वो स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। एक बार आप स्टार्ट हो गए तो फिर एक्शन लीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर कामयाब होइए। लोग जब मैं बात करता हूँ तो मैं पूछता हूँ बताओ इस दुनिया में बुराई ज्यादा है या अच्छाई? लोग बोलते हैं सर बुराई बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ इस दुनिया में अच्छाई 90% है, बुराई 10% है। पर फिर भी सबके मुंह से यूँ क्यों निकलता है कि बुराई ज्यादा है? उसका रीजन बताता हूँ सर। एक्चुअली बुराई का ट्रक भी धक्का स्टार्ट है और अच्छाई का ट्रक भी धक्का स्टार्ट है। पर बुरे लोगों में और अच्छे लोगों में एक अंतर बताता हूं सर। बुरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बुरों का मकसद होता है कि भाई बुराई फैलनी चाहिए, किसी के भी हाथ से फैले पर बुराई फैले। हरियाणा का शराब के ठेके वाला भी ये चाहता है कि यूपी वाला शराब पिए। मैं कहता हूं मैं तुम्हारा फायदा। बोले यार 4 दिन तो रिश्तेदारी में आएगा, तब तो हमारी पिएगा। मतलब उसका मकसद है बुराई फैलनी। तो बुरे लोग क्या करते हैं? इकट्ठे होकर धक्का मारते हैं और बुराई का ट्रक धक्का स्टार्ट हो जाता है। अच्छे लोगों के साथ दिक्कत क्या है? हम 6 लोग खड़े, निशांत भाई, मैं, आप, दीपक जी, प्रियांशु, हम सब खड़े और धक्का हमारा अच्छाई वाला ट्रक खड़ा। हम सब अमित सर से क्या बोलेंगे? अमित सर दम है तो इस ट्रक को स्टार्ट करके दिखाओ। अमित सर अकेले धक्का मार के आएंगे? वो स्टार्ट तो होना ही नहीं था। फिर आप 5 बोलेंगे अमर जी आप में दम है तो आप, फिर अमर जी अकेले, फिर नितेश जी अकेले, फिर शिवम अकेले, फिर प्रियांशु, सब अकेले अकेले धक्का मारेंगे और लास्ट में 6 के 6 खड़े होके पता क्या बोलेंगे? नहीं हुआ ना। मैं कहता हूँ भाई साहब एक बार इकट्ठे होकर देख लेते। अच्छे लोगों की समस्या ये है कि अच्छे ये चाहते हैं कि अच्छाई फैले तो सही, पर मेरे हाथ से फैले। आप सेम फील्ड में काम करने वाले, आप किसी गांव में जाइएगा, मान लो कोई व्यक्ति मिलेगा जो लोगों की, मान लो पौधारोपण कर रहा है, वृक्षारोपण कर रहा है, उसी के गांव में कोई और दूसरा लड़का सेम काम शुरू कर दे, उसे वो बुरा लगने लगेगा। मैंने कहा ये भी तो अच्छा ही काम कर रहा है। अच्छे लोगों के साथ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अमर चौधरी पता क्या चाहता है? पूरी दुनिया मोटिवेट हो पर मुझसे ही हो। मैं कहता हूं भाई साहब 800 करोड़ है, ये कैसे होंगे? कभी आपने 2 4 5 मोटिवेशनल स्पीकर को किसी को भी बोलते हुए देखा है? कभी सुना है संदीप माहेश्वरी कहते हो विवेक बिंद्रा जी को सुनो? कभी सुना है विवेक बिंद्रा जी कहते हो हर्षवर्धन जैन जी को सुन लो? हर्षवर्धन जैन जी कहते हो कि भैया उज्ज्वल पाटनी जी को सुन लो? उज्ज्वल पाटनी जी कहते हो कि भैया सोनू शर्मा जी को सुन लो? संदीप, मैं यही नहीं समझ पाया कि हम एक दूसरे को बोल क्यों नहीं पाते कभी भी। मैं ये मोटिवेशनल स्पीकर ये कहने के लिए तैयार नहीं भाई अमित सर को मैनिफेस्टेशन पे सुन लेना। मैं ये कहता हूं भाई जिसको समझ, आप सबको सुन लो और जिसकी स्टाइल समझ में आए। मैं तो अपनी पॉडकास्ट में मैं कहता हूं राम वर्मा सर, भाई एनएलपी कर रहे हो सुनो राम वर्मा सर को, आप मैनिफेस्टेशन सुन रहे हो सुनो अमित सर को, और आप, मैं तो कहता हूं सोनू शर्मा सर को मोटिवेशन पे सुनो, विवेक बिंद्रा सर को, संदीप माहेश्वरी सर को, हर्षवर्धन जैन साहब को, टीएस मदान साहब को, उज्ज्वल पांडे, जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो मैं ये कहता हूं कि मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि हम सब जब अच्छे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ये दुनिया और खूबसूरत और बेहतर हो जाने वाली है सर। कुल मिला के मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अच्छे लोग, इस छोटी सी इंडस्ट्री है सर, जितने लोग जुड़े हुए हैं पॉडकास्ट वाली इंडस्ट्री से, वो सब एक दूसरे को हम लोग सुने। माइंड पे सुनना है विकास नागरू सर को। मैं कहता हूँ आप, हम लोग एक दूसरे को बताएंगे तभी तो लोगों तक पहुंचेंगे। तो मैं तमाम ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता था सर। पर मैंने इसको दिन, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में रोशनी हो, आपकी जिंदगी में उजाला हो, आपकी जिंदगी रोशनी से सरोबार हो जाए, तो किसी भी एक्शन को लेने की, किसी भी आदत को शुरू करने का सबसे जो बड़ा फॉर्मूला है वो है डू इट नाउ। कई बार क्या होता है सर, आपने नोटिस किया होगा, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको याद आ रहा है यार अमर जी का बर्थडे है, फिर आप सोचते हैं गाड़ी रोक के करूंगा, फिर आपको 2 दिन बाद और यार भूल गए। मैं कहता हूँ डू इट नाउ।
आप कभी मेरी, आप तो नोटिस करते होंगे सर, आपने तो 2-3 बार देखा भी होगा, मेरी गाड़ी में हमेशा रजिस्टर रखा रहता है सर, हाँ, और मोबाइल के नोटपैड। सर मुझे जैसे ही थॉट आया, मैं कार ड्राइव करते समय साइड में लगा देता हूं सर, पर मैं जानता हूं ये थॉट दोबारा आएगा नहीं, अगर ये एक बार चला गया तो वापस नहीं पलट के आने वाला। डू इट नाउ, छोटा हो बड़ा हो जो भी एक्शन, और जिंदगी को बेहतर बनाना है तो मैंने एक फॉर्मूला अपने पे अपनाया हुआ है सर, मुझे किसी को बुरा बोलना है, मैंने एक नियम बना, देखो सर मैं ये भी कहता हूं हम इंसान हैं, आप ये सोचना ही मत कि किसी के प्रति मन में गलत भाव नहीं आएंगे। मैंने बस एक सिंपल थ्योरी अपनाई हुई है सर, तारीफ करनी है तो अभी करूंगा, और बुराई करनी है तो कल करूंगा, सिर्फ एक दिन पे टालता हूँ, एक दिन पे सर। सर इस थ्योरी को अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दो तो मैं एक अजीब सी बात बताता हूँ आपको, हम अच्छे काम करते समय लोड कैसे लेते हैं। मैंने अभी पिछले 4 दिन से चाय छोड़ी हुई है सर, चाय का बहुत शौकीन हूँ मैं। तो जब मैं चाय छोड़ रहा था तो मैं अपने को मेंटली समझा रहा था, यार अब मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं अपने ना 1 महीने चाय, मैं 24 घंटे चाय नहीं पीऊंगा, एकदम अचानक मैं रुका और मैंने सोचा कि यार अमर, जब तू चाय पी रहा था तो 24 घंटे पी रहा था क्या? यानी मुझे कंट्रोल करना था अपने, मान लो मैं 4 बार चाय पीता हूँ दिन में, तो मुझे 1 बार चाय पीना मतलब 10 मिनट, तो टोटल कंट्रोल अपने आप पे कितनी देर करना था? 40 मिनट। और मैंने मेंटली दिमाग को क्या मैसेज दे रखा, लोड कितना दे रखा है? 24 घंटे चाय नहीं पीनी, मैं 24 घंटे चाय, मैं कहा 24 घंटे तो पीनी भी नहीं थे वैसे भी। तो हम चीजों को पता है कैसे करते हैं, हम इतना लोड ले लेते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ आपको 1 दिन पे टालना है भाई। मैं ये नहीं कहता मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूं कल बोलूंगा, तो कल लगता है हाँ यार कल बोल लेंगे, अगला दिन आया कल बोलेंगे। मैं ये लोड ही नहीं देता दिमाग को कि 1 महीने बाद, अब फिर दिमाग को क्या लगता है ना यार 1 महीने में बात खत्म हो जाएगी, अभी बोलूंगा मैं उल्टा कहता हूँ बस कल 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 कल, कभी आना नहीं। तो बुरे कामों को कल पे टाल दीजिए, अच्छे कामों को डू इट नाउ। और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है सर आज आपके साथ पॉडकास्ट शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरी इंस्पिरेशन और पूरी मोटिवेशन के लिए बहुत धन्यवाद। क्योंकि और अगर आप आज से एक्शन लेने वाले हैं तो आप भी लिखिए कमेंट बॉक्स में डू इट नाउ।